सबका स्वागत है। यहाँ प्रारूप काफी सरल है। मैं बस लोगों को ऊपर लाने जा रहा हूँ। आपको एक प्रश्न पूछना है और फिर मैं आपको दर्शकों के सामने वापस लाऊंगा और फिर मैं उस प्रश्न पर चर्चा करूंगा। दुर्भाग्य से मैंने पाया है कि अन्य प्रारूप उतने अच्छे से काम नहीं करते हैं और मैं आपके प्रश्न का उत्तर न देने का अधिकार सुरक्षित रखता हूं, लेकिन बेझिझक कोई भी प्रश्न पूछ सकता हूं। मेरा मानना है कि इन व्यापक दार्शनिक प्रश्नों के बजाय विशिष्ट प्रश्न बेहतर होते हैं जो व्यावहारिक और ठोस होते हैं। मेरा मानना है कि दर्शन को सामान्य या अमूर्त की तुलना में विशेष में बेहतर अनुभव किया जाता है, क्योंकि तब यह हमारे जीवन पर वास्तविक प्रभाव डाल सकता है। और मैं यहाँ सिर्फ आप सभी की तरह मौज मस्ती करने और कुछ सीखने के लिए आया हूँ। और मैं शायद गलतियां करने जा रहा हूँ और मैं जो कुछ भी कहूंगा वह गलत होगा, इसलिए कृपया धीरे से व्याख्या करें। इसे संदर्भ से बाहर न लें, सनसनीखेज और संदर्भ से बाहर की चीजों को ट्वीट करने के आग्रह का विरोध करें। और इन दिनों ट्विटर पर जीवित रहने का एक तरीका अत्यधिक पूर्वाग्रह के साथ बार बार ब्लॉक करना है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। केवल अधिक ट्वीट करने के बजाय मैं ट्विटर पर काम कर रहा हूं। इसका एक कारण यह है कि ट्विटर हमेशा की तरह बहुत आक्रामक बना हुआ है। लोग चीजों की गलत व्याख्या करना, चीजों को संदर्भ से बाहर ले जाना और हर चीज को स्टीलमैन करने के बजाय सिर्फ स्ट्रोमैन करना पसंद करते हैं। तो इस तरह के प्रारूप का एक फायदा यह है कि मैं अधिक संदर्भ प्रदान कर सकता हूं। अस्वीकरण के साथ बहुत हो गया। अनुरोधकर्ता की प्रोफाइल देखते समय मैं अपना माइक म्यूट कर दूंगा। और हां, आपकी प्रोफाइल मायने रखती है और मैं यह पता लगाने जा रहा हूं कि मैं यहां किसे ला रहा हूं। अरे जोसेफ, आप। हाय निवल, आप कैसे सोचते हैं कि ओपन सोर्स वेब 2.0 को वेब 3.0 स्टार्टअप्स कंपनियों में कैसे बदल देगा? ये एक अच्छा प्रश्न है। जैसा कि मैंने वादा किया था, भले ही मैं आपको जानता हूं और आपका सम्मान करता हूं, मैं आपको दर्शकों के पास वापस ले जा रहा हूं, बस प्रारूप के भीतर रहने के लिए। तो मुझे उस पर एक सेकंड का समय दीजिए। तो सवाल ओपन सोर्स के बारे में था। उफ, मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से अंतरिक्ष से उछलकर अंदर आ गया हूं। क्षमा करें जोसेफ, मेरा इरादा ऐसा करने का नहीं था। वह थोड़ा ज्यादा कठोर था। उम्मीद है कि वह वापस आएगा, शूटिंग करेगा। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो मैं उसे बाद में माफीनामा भेजूंगा। वैसे भी अगर मैं जगह के लिए आगे आया तो मैं उनसे माफी मांगता हूं। तो वेब 3 का मूल खुला स्रोत है। क्रिप्टो का मूल खुला स्रोत है। यदि आपके पास क्रिप्टो एप्लीकेशन या वेब 3 एप्लीकेशन है और यह ओपन सोर्स नहीं है, तो क्या यह वास्तव में ओपन सोर्स भी है? वास्तव में मुझे लगता है कि यह क्रिस डिक्सन ही थे जिन्होंने कहा था कि वेब 3 ओपन सोर्स के लिए बिजनेस मॉडल है। और यह मेरे लिए आश्चर्यजनक है कि कितने लोगों ने वेब 3 को यह समझे बिना पीटा कि यह ओपन सोर्स आंदोलन का उत्तराधिकारी है जिसने एक बिजनेस मॉडल ढूंढ लिया है, और कितने मूल ओएसिस लोग क्रिप्टो को एक घोटाला मानते हैं जबकि यह उनके कई सपनों का जवाब हो सकता है। इसलिए मेरे लिए खुला स्रोत मौलिक है। यह वेब 3 का बिल्डिंग ब्लॉक है और मुझे लगता है कि यह उतना ही सरल है जितना मैं इसे कह सकता हूं। आपके पास खुले स्रोत के बिना वेब 3 नहीं हो सकता। बेशक आपके पास वेब 3 के बिना भी ओपन सोर्स हो सकता है, लेकिन मैं तर्क दूंगा कि वेब 3 आपको अपना ओपन सोर्स एप्लीकेशन लेने, वास्तव में इंस्टेंटिएट करने और इसे वितरित प्रारूप में चलाने और इसके लिए भुगतान प्राप्त करने और उपयोगकर्ताओं को अपने डेटा का मालिक बनने की अनुमति देता है। यही वेब 3 की मेरी परिभाषा है। कोड खुला है, डेटा का स्वामित्व उपयोगकर्ताओं के पास है और नेटवर्क का स्वामित्व योगदानकर्ताओं के पास है। तो वेब 3 और वेब 2 के बीच शायद ये 3 बड़े अंतर हैं उन लोगों के लिए जो वेब लेने और उसके पीछे की संख्या को 1 से बढ़ाने की तुलना में थोड़ी अधिक सटीक परिभाषा की तलाश में हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ बहुत सारे प्रश्न हैं, तो मैं बस शुरू करने जा रहा हूँ। शायद मैं लोगों के बीच थोड़ी तेजी से पहुंचूंगा। सियान, मुझे आशा है कि यह सही है। मैंने देखा कि आप कनेक्ट हो रहे हैं। उम्मीद है आपको कोई समस्या नहीं होगी। सियान, तुम हवा में हो। मुझे पता है। खैर, मुझे अंदर लेने के लिए धन्यवाद। तो मेरे पास वेब 3 के साथ एक बहुत ही सरल प्रश्न है। चूंकि हम वेब 3 के विषय पर हैं, तो आपको क्या लगता है कि एआई और ईमेल ने पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में अपना रास्ता कैसे ढूंढ लिया?
वेब 3 को अधिक मुख्यधारा कैसे बनाया जा सकता है ताकि बाद में इसके बारे में किसी भी प्रकार का प्रश्न न हो कि यह वास्तव में वैध है या नहीं। मैं बस इस प्रश्न को छात्र के दृष्टिकोण से और अधिक जानना चाहता हूं। यदि आप इसका उत्तर दे सकते हैं तो धन्यवाद। मुझे क्षमा करें, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं मैं उसे पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा हूं। क्या आप इसे थोड़ा अलग तरीके से दोबारा लिखना चाहेंगे? ओह, वह चला गया। मुझे लगता है कि यह कुछ इस बारे में था कि आप वहां वेब 3 कैसे प्राप्त कर सकते हैं, एआई और ईमेल की तरह। देखिए, ये चीजें अपने तय समय पर अपनाई जाएंगी। वेब 3 बहुत सारे आशाजनक उपयोगी ऐप्स बनाने जा रहा है जो अन्यथा आपके पास नहीं हो सकते थे। वेब 3 को हर किसी को आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं है। यह मुख्य रूप से उन अनुप्रयोगों के लिए अपील करने की कोशिश कर रहा है जो अन्यथा डी प्लेटफॉर्म हो जाएंगे या विकेंद्रीकरण से लाभान्वित होंगे या एक ऐसी सीमा का निर्माण करेंगे जहां वर्तमान में ऐसी कोई सीमा मौजूद नहीं है ताकि आप नवीनता प्राप्त कर सकें। सॉफ्टवेयर का कोई सख्त नियम नहीं है कि सभी नए सॉफ्टवेयर आंदोलनों को सभी लोगों को आकर्षित करना होगा। वास्तव में आप तर्क दे सकते हैं कि ओपन सोर्स ने वास्तव में सॉफ्टवेयर के बड़े हिस्से को परिवर्तित नहीं किया है और अधिकांश उपयोगकर्ताओं ने कभी भी ओपन सोर्स के साथ सीधे बातचीत नहीं की है या काफी लंबे समय तक ओपन सोर्स का उपयोग नहीं किया है। लेकिन फिर भी डेटा सेंटर में, पृष्ठभूमि में, डिबगिंग में और हम वेब पर जो कुछ भी देखते हैं उसके आधार के निर्माण में इसका अभी भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वेब 3 को मुख्यधारा में लाने के लिए कोई सख्त कानून है। उसी तरह जैसे मुझे नहीं लगता कि बिटकॉइन को मूल्यवान होने के लिए सुपर मुख्यधारा की तरह जाना होगा। यदि यह सोने की तरह एक आरक्षित संपत्ति बन जाती है तो कितने लोग वास्तव में सोने को आरक्षित संपत्ति के रूप में रखते हैं? ज्यादा नहीं, लेकिन लोगों को अपने धन को ऐसी किसी चीज में पार्क करने और इसे मूल्यवान बनाने के लिए आरक्षित संपत्ति के रूप में उपयोग करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। तो उसी तरह मैं आश्वस्त नहीं हूं कि वेब 3 को अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान बनाने के लिए जल्द ही मुख्यधारा में आना होगा। यदि आपके पास बहुत से स्मार्ट लोग हैं जो किनारे पर छेड़छाड़ कर रहे हैं, ऐप्स बना रहे हैं, वेब 3 मुद्राओं को स्वीकार कर रहे हैं और उस पूरे क्षेत्र में नवाचार कर रहे हैं और डेफी या एनएफटी या उस तरह की किसी भी चीज में भाग ले रहे हैं, तो इसका मुख्यधारा होना जरूरी नहीं है। ये अभी भी अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान हो सकता है क्योंकि आप पैसे और मीम्स के साथ काम कर रहे हैं। ये वायरल रूप से फैल सकता है और यह बहुत तेजी से मूल्य बना और पकड़ सकता है। क्रिप्टो को मुख्यधारा में लाए बिना ही लोगों ने इसमें भारी संपत्ति बनाई है और मुझे लगता है कि यह प्रवृत्ति काफी समय तक जारी रह सकती है। और नहीं, वे बकवास भाग नहीं हैं। यदि यह आपकी स्वचालित प्रतिक्रिया है तो आपने इसका पर्याप्त अध्ययन नहीं किया है। अरे रेयान, तुम हवा में हो। आप हवा में हैं। अरे, आपने कुछ ट्वीट किया। यदि मैं इसे फिर से पढ़ सकूं और फिर शायद इस पर आपकी राय प्राप्त कर सकूं। आपने कहा कि वास्तविकता यह है कि जीवन एक एकल खिलाड़ी खेल है। आप अकेले पैदा हुए हैं। तुम अकेले मरने वाले हो। तुम्हारी सारी व्याख्याएं अकेली हैं। तुम्हारी सारी यादें अकेली हैं। आपकी 3 पीढ़ियां चली गईं और किसी को कोई परवाह नहीं है। आपके सामने आने से पहले किसी को परवाह नहीं थी। ये सब एकल खिलाड़ी है। मेरा मतलब है, मैं स्वयं इस बारे में काफी सोचता हूं। मैं काफी समय अकेले बिताता हूं और कभी कभी मुझे यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर बात क्या है। तो मैं बस उस पर आपकी राय चाहता था। धन्यवाद। हाँ, यह एक अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो जीवन एक एकल खिलाड़ी खेल है। जाहिर है, यह 100% सच नहीं है। जीवन भी एक मल्टीप्लेयर गेम है, लेकिन मुझे लगता है कि इसे एकल खिलाड़ी गेम के रूप में मानना अधिक दिलचस्प है क्योंकि यह ऐसा विचार नहीं है जो अक्सर सामने आता है। समाज हमेशा हमें समाज के लक्ष्यों के लिए प्रशिक्षित करता है और समाज एक बहु उपयोगकर्ता जीव है, इसलिए यह हमें बहु उपयोगकर्ता गेम के लिए प्रशिक्षित करेगा। तो केवल व्यक्ति ही एकल खिलाड़ी खेल और मन के उस ढांचे पर ठोकर खा सकता है और देख सकता है कि यह उन्हें कहां ले जाता है। तो यह मन का एक दिलचस्प ढांचा क्यों है? सबसे पहले, इसमें काफी सच्चाई है। दुनिया का इतना हिस्सा, इसका इतना हिस्सा दुनिया की आपकी व्याख्या है। इतनी सारी मानसिकता आपकी मानसिकता है। किसी पेड़ या चट्टान या घर या यहाँ तक कि किसी अन्य व्यक्ति के लिए वास्तविकता बहुत अलग है। किसी वस्तु के लिए वास्तविकता तटस्थ है।
दूसरे विषय के लिए वास्तविकता उनके दृष्टिकोण से व्यक्तिपरक है। तो इसमें से बहुत कुछ आप पर निर्भर है कि आप इसकी व्याख्या कैसे करना चाहते हैं। यहाँ एक और बात यह है कि एकमात्र क्षण जो वास्तव में अस्तित्व में है वह अभी है। यहाँ तक कि कल या बीता हुआ कल भी वर्तमान क्षण के विचार मात्र हैं। तो अभी बाहर कुछ भी मौजूद नहीं है। जरूरी नहीं कि आप किसी प्रशंसनीय अवधि के लिए आसपास रहें। तुम जो कुछ भी करोगे वह सब भुला दिया जाएगा, जैसे अतीत में सब कुछ भुला दिया गया हो। इसका मतलब यह नहीं है कि यह निरर्थक है, बल्कि यह कहना अधिक है कि आप अपना अर्थ स्वयं बनाते हैं, आप स्वयं अपने अर्थ की व्याख्या करते हैं, आप स्वयं अपने जीवन का अर्थ हैं, और वह एक आजादी देता है। अब आप इसकी अपनी इच्छानुसार व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर या तो एक उभरता हुआ देवता या एक उभरता हुआ दानव या एक देवदूत या एक संत है। यह पूरी तरह आप पर निर्भर है कि आप इसकी व्याख्या कैसे करते हैं। मैं बस ये अनुशंसा करता हूं कि आप इसकी व्याख्या इस तरह से करें जो यथासंभव वास्तविकता के करीब हो, क्योंकि तब आपसे कम गलतियां होने की संभावना होगी। और यदि आपके पास विकल्प है, यदि आपको चुनना ही है, तो इसकी सकारात्मक व्याख्या करें, क्योंकि नकारात्मक अनुभव की तुलना में सकारात्मक अनुभव जीना बेहतर है। उदाहरण के लिए, जो लोग आत्महत्या करते हैं, भगवान उन्हें आशीर्वाद देते हैं, लेकिन उन्होंने खेल बहुत जल्दी छोड़ दिया। वे वैसे भी खेल छोड़ने वाले थे। अंततः हर कोई खेल छोड़ देता है। तो आप भी इसे वहीं रख सकते हैं और देख सकते हैं कि इसने आपके लिए क्या योजना बनाई है। कुछ भी क्यों करें? क्या ये एक दिक्कत है? क्या समस्या यह है कि अर्थ का अभाव है? नहीं, ये स्वतंत्रता का एक रूप है। यदि जीवन का कोई अर्थ होता तो हम सभी उस अर्थ को जानने की कोशिश में उलझे रहते, और जिस क्षण किसी व्यक्ति को वह अर्थ मिल गया और उसने उसे अन्य सभी के साथ साझा किया, तो हम सभी उस विशेष अर्थ के गुलाम हो जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि यह मुक्तिदायक है कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है। आप अपना खुद का अर्थ बना सकते हैं, और कुछ अर्थ जो आप बनाते या व्याख्या करते हैं वे दूसरों की तुलना में कहीं अधिक सुखद होते हैं। उनमें से कुछ आपको सीधे चिंतनशील आनंद के जीवन की ओर ले जा सकते हैं। उनमें से कुछ आपको सीधे रचनात्मकता की ओर ले जा सकते हैं। उनमें से कुछ आपको अन्य लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। मैं तर्क दूंगा कि जो अर्थ बनाना और उन पर काम करना सबसे अच्छा है, वे हैं जो आपको आपकी प्राकृतिक प्रतिभा के विरुद्ध आत्म साक्षात्कार देते हैं, वह चीज जिसे करने में आपको आनंद आता है, जो आपको प्रवाह में रखता है, जिससे आपके या समाज के लिए कुछ सार्थक लाभ होता है, और इस जीवन में आपके लिए अत्यधिक नकारात्मक परिणाम नहीं होते हैं। और बस इस बात से अवगत रहें कि बहुत सी चीजें जो देखने में ऐसी लगती हैं कि वे आपके लिए अच्छी हैं, वास्तव में वे अल्पावधि में ही आपके लिए अच्छी होती हैं, और वे लंबी अवधि में नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। तो मेरे लिए एक अच्छा और खुशहाल जीवन जीने के रहस्य का एक हिस्सा सिर्फ अपने कार्यों के दीर्घकालिक परिणामों को समझना है। और इसलिए यदि आप एक अर्थ बनाते हैं कि दीर्घकालिक आपको अच्छे रिश्तों और अपने लिए धन बनाने में चक्रवृद्धि ब्याज की ओर ले जाएगा, और बहुत व्यस्त दिमाग नहीं होगा, और बस पल पल खुश रहकर जीवन जीने में सक्षम होगा, तो ये एक बेहतर जीवन होगा जो आपने अपने लिए बनाया है। लेकिन हाँ, यदि आप अपने लिए एक कठोर और अंधकारमय या छोटा जीवन बनाना चाहते हैं, तो आपको बेझिझक ये विकल्प चुनना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि यह कोई बहुत बुद्धिमानी भरा विकल्प है। एकल खिलाड़ी गेम फ्रेम आपको बाहरी एजेंसी के इस विचार से भी वंचित कर देता है। ये इस विचार को दूर कर देता है कि आप पीड़ित हैं, कि चीजें आपके साथ घटित होती हैं, कि आपके जीवन में कोई एजेंट नहीं है। मुझे लगता है कि यह धारणा कि लोग वहीं फंस जाते हैं जहां वे पीड़ित हैं, वास्तविक परिस्थितियों में वास्तविक पीड़ित होते हैं, लेकिन वे ट्विटर की तुलना में कहीं अधिक दुर्लभ हैं जिस पर आप विश्वास करते हैं। ट्विटर पर ऐसे कई नवोदित पीड़ित हैं जो हाथ उठाकर पीड़ित होने की दुहाई दे रहे हैं, और आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह यह है कि आप अपनी एजेंसी को लूट रहे हैं। आप अपने जीवन में बदलाव लाने की अपनी क्षमता को छीन रहे हैं। तो भले ही आप वास्तविक शिकार रहे हों, आइए आगे बढ़ें और एक पल के लिए इसे समायोजित करें। मैं कहूंगा कि यह अभी भी मूल रूप से कहने के लिए एक बेहतर फ्रेम है। नहीं, जीवन एक एकल खिलाड़ी का खेल है। मैं उससे बाहर निकलना चुनता हूं। मैं उसकी पुनर्व्याख्या करना चुनता हूं। और दीर्घावधि में जब आप अपने जीवन को देखते हैं, तो जिन क्षणों पर आप सबसे अधिक गर्व करते हैं वे तब होते हैं जब आप उन परिस्थितियों से आगे निकल जाते हैं जो कठिन थी, जब आप अपने कष्टों से आगे निकल जाते हैं और तब आप कुछ हासिल करते हैं। यहीं पर चरित्रों का निर्माण होता है, यहीं पर बायोडाटा बनते हैं, यहीं लोगों के सबसे गौरवपूर्ण क्षण होते हैं। इसलिए यदि आपके पास कोई प्रतिकूल परिस्थिति न हो तो यह वास्तव में एक उबाऊ खेल होगा। मारियो ब्रदर्स के एक खेल की कल्पना करें जहां कोई उछल कूद नहीं थी, कोई पुरस्कार नहीं था,
कुछ भी करने को नहीं था और कोई राक्षस नहीं था। ये अविश्वसनीय रूप से नीरस और अविश्वसनीय रूप से उबाऊ होगा। साथ ही जो खेल हमेशा चलता रहा वह वास्तव में नीरस हो जाएगा। तो मैं कहूंगा गेम खेलें। ये आपका खेल है, आपको बोर्ड डिजाइन करना है, आपको डिजाइन करना है, आपको जीत की स्थिति तैयार करनी है, और यह बहुत सारी रचनात्मकता है। मेरे अन्य संबंधित ट्वीट्स में से एक है, बुद्धिमत्ता की एकमात्र सच्ची परीक्षा यह है कि आप जीवन से जो चाहते हैं वह आपको मिलता है। और इसने बहुत से लोगों को उत्तेजित किया। मुझे वे ट्वीट बहुत पसंद हैं जो बहुत से लोगों को उत्तेजित करते हैं, लेकिन वे निर्विवाद रूप से सच हैं। अर्थात बुद्धिमत्ता उस अमूर्त अवधारणा की तरह है जिसके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन वास्तविक माप यह है कि क्या आपको वह मिला जो आप जीवन से चाहते हैं। और वहां दो भाग हैं। यह सिर्फ एक हिस्सा नहीं है। बेशक एक हिस्सा वह है जहां आप हैं। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आप पहले से ही यह पता लगाने के लिए पर्याप्त स्मार्ट थे कि आपको क्या चाहिए। और इसका मतलब है कि कई मूर्खतापूर्ण पुरस्कार हैं जो बस पाने लायक नहीं हैं, और फिर कुछ ऐसे भी हैं जो आपकी पहुंच से बाहर हैं। मेरे लिए पंखों की इच्छा करना या रॉकेट में बाहरी अंतरिक्ष में यात्रा करना हास्यास्पद है, क्योंकि यह या तो कम आरओआई प्रयास है या यह मेरे लिए असंभव है। तो मैं जो करना चाहता हूं वह यह पता लगाना है कि ऐसा क्या है जो चाहने लायक है, और याद रखें कि किसी चीज की न चाहना उसे पाने जितना ही अच्छा है। इसलिए यदि आप पहली बार में नहीं चाह सकते तो यह और भी बेहतर है, लेकिन यहाँ बुद्धिमत्ता की परीक्षा यह है कि आप जीवन में क्या चाहते हैं, लेकिन यह भी जानना है कि आपको क्या चाहिए। इसलिए जब जीवन एक एकल खिलाड़ी खेल है तो आपको इसे तैयार करना है। ये एक खाली कैनवास है। ये कोई नकारात्मक बात नहीं है, ये एक सकारात्मक बात है। ये आपको उस स्तर की आजादी देता है जो आपको नहीं मिलती। मल्टीप्लेयर गेम स्वाभाविक रूप से कम मुफ्त हैं। एकल खिलाड़ी गेम अधिक मुफ्त हैं। मैं एकल खिलाड़ी फ्रेम को केवल इसलिए प्रोत्साहित करता हूं क्योंकि समाज इसे प्रोत्साहित नहीं करेगा। आप इसका सामना व्यक्ति के बाहर नहीं करेंगे, और इसलिए भी क्योंकि यह आपको आपकी एजेंसी वापस देता है, और इसका काफी हद तक सच होने का लाभ है। गैब्रिएला, स्वागत है। धन्यवाद। आपको सुनना दिलचस्प है। मैंने वास्तव में अभी अभी इस क्षेत्र में कदम रखा है, और मैं एक ऐसे स्थान से आ रहा हूं जहां जब मैं कहता हूं कि मैंने अभी अभी इस क्षेत्र में कदम रखा है, तो मैं सेवा नामक एक सामाजिक प्रभाव मंच की संस्थापक टीम का हिस्सा हूं, जिसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और प्यार, जिसका अर्थ है प्यार। और मैं आपसे पूछना चाहता था, क्योंकि मैं वास्तव में सामूहिक विश्वास में हूं कि यदि हम चेतना लाते हैं और इसे इस नए स्थान में लाने का इरादा रखते हैं, तो मुझे वास्तव में लगता है कि हम अंततः उस पैमाने को झुका सकते हैं जहां मैं वास्तविक व्यक्ति में कहूंगा, ये दुनिया अभी अच्छे के लिए है। तो मैं हूं, शायद मैं निर्दोष हूं, शायद मैं अनुभवहीन हूं, लेकिन मैं सच में मानता हूं कि वेब 3 में अच्छे के लिए महत्वपूर्ण द्रव्यमान उत्पन्न करने की संभावना है। तो चाहे हम इसे एनएफटी के माध्यम से उपयोग कर रहे हों, चाहे हम इसे सामाजिक प्रभाव निवेश के लिए उपयोग कर रहे हों, या जो कुछ भी हो, या वास्तव में ट्विटर स्पेस पर ये बातचीत कर रहे हों, मैं सोच रहा था कि आप इस स्पेस में भविष्य क्या देखते हैं, क्योंकि मैं इससे बहुत उत्साहित हूं। मैं बहुत आशान्वित हूं। मैं वास्तव में सोचता हूं कि यदि हमने पहले से ऐसा नहीं किया तो मानवता के रूप में हम कहां जा रहे हैं। इस संदर्भ में मैं बहुत निराश हो जाऊंगा। ठीक है, उसके लिए धन्यवाद। इसलिए एक चीज के बारे में मैं सावधान रहूंगा, वह यह है कि जो सत्य है उसे आप जो सत्य बनाना चाहते हैं उसके साथ मिलाना है। और मैं व्यापार में ऐसा अक्सर होते देखता हूं जहां एक नया व्यापार चलन सामने आता है। लोग इसके बारे में उत्साहित हैं क्योंकि वे पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन फिर वे इस पर अन्य सभी कल्पनाएं भी थोपना शुरू कर देते हैं, और मैं इसके बारे में बहुत सावधान रहूंगा। तो इससे मेरा तात्पर्य वेब 3 से है। मुझे लगता है कि यह वास्तव में विकेंद्रीकरण के बारे में है, ये आजादी के बारे में है, ये नवप्रवर्तन के बारे में है। मुझे यकीन नहीं है कि यह चेतना या आत्म जागरूकता के बारे में है। मुझे लगता है कि यह ऑर्थोगोनल है। मुझे लगता है कि अगर लोग अधिक जागरूक हों तो बेहतर होगा। मुझे लगता है कि अगर उनके पास अधिक एजेंसी हो तो बेहतर होगा। मुझे लगता है कि यह बेहतर है अगर वे अधिक आत्म जागरूक हों, और निश्चित रूप से आप दोनों को जोड़ने की कोशिश करने के लिए अपने समय और संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि वेब 3 स्वचालित रूप से चेतना के ऊंचे स्तर की ओर ले जाता है या नहीं। अब यह एक अस्पष्ट शब्द है, चेतना। इसे परिभाषित करना कठिन है।
तो मुझे बस कुछ और ठोस चीज पर वापस जाना है, जो आत्म जागरूकता है, जो कि आप अपने विचारों, अपने स्वयं के व्यवहार, अपने स्वयं के अस्तित्व पर कितना ध्यान देते हैं। आप आलोचनात्मक रूप से कितना सवाल करते हैं कि आप कौन हैं, या क्या आप आंख बंद करके स्वीकार करते हैं कि आपका मन आपसे जो कुछ भी कहता है वह सच है और चीजें वैसी ही हैं जैसी हैं। इसलिए आमतौर पर मुझे लगता है कि जो लोग अधिक आत्म जागरूक होते हैं, उनके आसपास रहना अधिक दिलचस्प होता है। उनमें दर्द कम है, वे अपनी भावनाओं पर अधिक नियंत्रण रखते हैं, और मुझे लगता है कि ये शायद सबसे आकर्षक विशेषता है, और जरूरी नहीं कि यह वेब 3 से मेल खाती हो। शायद यह पूरी तरह से ऑर्थोगोनल है, या शायद उस वेब 3 में कोई लीकेज है, और विकेंद्रीकरण ने आपको इन प्रणालियों के परिणाम के लिए व्यक्तिगत रूप से अधिक जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर किया है, जिसमें हम भाग लेते हैं, क्योंकि अब आप केवल एक अनजान उपयोगकर्ता नहीं रह सकते हैं। आप एक मालिक भी हैं, आप एक हितधारक हैं, आप एक सत्यापनकर्ता हैं, आप एक गवर्नर हैं, आप एक निर्माता हैं। तो उस अर्थ में जो कुछ भी मनुष्य को अधिक एजेंसी देता है, वह समय के साथ उन्हें अधिक आत्म जागरूक होने के लिए मजबूर करेगा, जिससे उच्च चेतना का एक रूप प्राप्त हो सकता है। लेकिन यह मेरे लिए स्पष्ट नहीं है कि दोनों डिफॉल्ट रूप से जुड़ते हैं, और मैं आपको सावधान करना चाहूंगा कि उन्हें डिफॉल्ट रूप से कनेक्ट करने में सावधानी बरतें, क्योंकि तब आप एक ऐसा व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं जिसका वास्तविक दुनिया में वास्तव में कोई मतलब नहीं है। और हम चाहते हैं कि आप सफल हों ताकि आप आगे बढ़ सकें और उस चेतना का प्रसार कर सकें जो आप चाहते हैं। फंदा, मंच पर एक बंदर है। असल में वहां दो हैं। क्षमा करें, मैं मौन था। इन्हें होस्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये जगह बहुत पसंद हैं। आपके पास बहुत स्पष्ट विचार हैं, और मैं सोच रहा हूं कि क्या यह आपके जीवन में पहले से ही आपके करियर में बाधा रहा होगा, इतना स्पष्ट और इतना आत्म जागरूक होना, जैसा कि आपने अभी उल्लेख किया है, या आप कैसे सोचते हैं कि समय मूल रूप से आपके लिए काम का गया है? हाँ, यह एक उचित प्रश्न है। मुझे लगता है कि इसका एक हिस्सा उम्र है, लंबे समय तक जीवित रहें और आप स्वाभाविक रूप से एक दार्शनिक बन जाएंगे। मुझे लगता है कि इसमें से कुछ समय स्वयं है। लोग इन दिनों चेतना और आत्म जागरूकता के ज्ञान की भाषा में अधिक आत्म जागरूक हैं, या तो ध्यान या ध्यान सहायक या किताबों या साइकेडेलिक्स या किसी भी तरह के प्रसार जैसे उपकरणों के माध्यम से। मैं अधिक से अधिक युवा लोगों से मिल रहा हूं जो मेरी पीढ़ी के मुकाबले कहीं अधिक आत्म जागरूक और जागरूक हैं। मुझे लगता है कि एक अंतर्निहित प्रश्न है जिसे आपने सीधे नहीं पूछा है, लेकिन आपने संकेत दिया है, जो यह है, अरे क्या मैं अभी पैसा कमा सकता हूं और बाद में सचेत रह सकता हूं, या इसे इधर उधर घुमाने से क्या अधिक आत्म जागरूक या जागरूक होना मेरे पैसे कमाने के रास्ते में आ जाएगा? संभवतः है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि यहाँ मुफ्त दोपहर का भोजन मिलता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वहाँ कुछ सबसे अधिक आत्म जागरूक लोग हैं। मैं जानता हूं कि वे अत्यधिक प्रेरित नहीं हैं, लेकिन मुझे संदेह है कि वे लोग पैसा कमाने के लिए अत्यधिक प्रेरित नहीं होंगे। मुझे लगता है कि स्पष्ट सोच अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद है। ऐसा नहीं है कि मैं यह कह रहा हूं कि मैं एक स्पष्ट विचारक हूं, लेकिन उन अवसरों पर जहां मेरे पास विचारों की स्पष्टता है, इसका फायदा मिलता है। इसलिए मैं किसी भी चीज के लिए विचार की स्पष्टता को नहीं छोड़ूंगा। देखो, बुद्धि एक धोखा कोड है ना? यदि हम डंगोन और ड्रैगन खेल रहे थे और आपके पास उच्च बुद्धि थी, तो शायद यह वही चीज है जो आप चाहेंगे, क्योंकि आप इसे आधुनिक दुनिया में लगभग किसी भी चीज से बदल सकते हैं। क्योंकि आधुनिक दुनिया इतनी अधिक उत्तोलन से भरी हुई है कि स्मार्ट लोग उस उत्तोलन को कोड या मीडिया या श्रम पूंजी के साथ नियोजित कर सकते हैं ताकि वे जो चाहें उसे बढ़ा सकें। वे अच्छे निर्णय ले सकते हैं, और फिर अच्छे निर्णयों का प्रभाव उत्तोलन द्वारा बढ़ाया जाता है। वास्तव में मेरा अमीर बनने का पूरा ट्वीट तूफान इसी के बारे में है। और इसलिए मुझे लगता है कि विचारों की स्पष्टता अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान है। और मैं कहूंगा, जैसे जैसे मैं व्यवसाय में बड़ा होता गया हूं, ये और भी अधिक मूल्यवान हो गया है। इसलिए मुझे लगता है कि इससे मुझे व्यवसाय में काफी मदद मिली है। विचारों की स्पष्टता में आपकी मदद करने का एक बड़ा तरीका यह है कि मेरा मानना है कि जीवन में 99% प्रयास व्यर्थ है। और यह इस अर्थ में व्यर्थ नहीं है कि आप कुछ नहीं सीखते। आप कुछ तो सीखते हैं, लेकिन यदि आप अपने द्वारा लिखे गए सभी टर्म पेपरों और आपके द्वारा ली गई सभी कक्षाओं और आपके द्वारा डेट किए गए सभी लोगों और आपके द्वारा ले गए सभी विचारों और उन सभी चीजों पर जिन पर आपने जोर दिया और आपके द्वारा ले गए सभी निर्णयों को देखें, तो उनमें से 99% कोई मायने नहीं रखते थे। वे महत्वहीन थे।
और कुछ 1% निर्णय ऐसे थे जो मायने रखते थे। अब क्या आप 99 के बिना उन 1% तक पहुंच सकते थे? नहीं, आपको सही निर्णय के लिए तैयार होने के लिए काम करना होगा। लेकिन क्या आप शायद 90% या 85% या 80% बर्बाद करके वहां पहुंच सकते थे? क्या होगा यदि आप 9:9:1 के अनुपात से चले गए थे, और जाहिर तौर पर यह एक बना हुआ अनुपात है, लेकिन आप 9:9:1 से 95:5 तक चले गए थे। अब 100 बनाम 1 के बजाय आप 20 बनाम 1 हैं। इसलिए मुझे लगता है कि स्पष्ट सोच आपको बेहतर निर्णय लेने और बेहतर निर्णय लेने की अनुमति देती है, और बेहतर निर्णय ही सब कुछ है। यदि इस जीवन में आपके पास अच्छा निर्णय है, तो आप आधुनिक दुनिया में सफल होंगे, क्योंकि आप हर जगह निर्णय लागू करेंगे। एक उदाहरण यह है कि मैं कौन सी खबरें देखता हूं, मैं इसे व्यक्तिगत रूप से कैसे लेता हूं, क्या मुझे कोविड शॉट मिलेगा या नहीं, क्या मैं इस माहौल में चलूंगा या नहीं, रूसी कीव में आ रहे हैं, मैं कब जाऊं, मैं किस पेशे में जा रहा हूं, मैं किससे शादी करने जा रही हूं, मैं किस शहर में रहने जा रहा हूं, मैं कौन सा वर्कआउट अपनाऊं, मैं कौन सा आहार अपनाऊं। ये सभी निर्णय कॉल हैं। उनमें से प्रत्येक एक निर्णय कॉल है। और यदि आप सही निर्णय लेते हैं, तो आपका जीवन अधिक स्वस्थ, खुशहाल और समृद्ध होगा। तो निर्णय ही सब कुछ है। ये उच्च गुणवत्ता वाले जीवन की नींव है, और विचारों की स्पष्टता अच्छे निर्णय की ओर ले जाती है। इस बात के उदाहरण कि मैं विचारों की स्पष्टता को कितना महत्व देता हूं, इसकी तुलना में नहीं कि मैं पहले कितना महत्व देता था। दिमाग को अब अव्यवस्थित रखें, क्योंकि यह गलत निर्णय लेता है। इसलिए यदि मुझे कोई निर्णय लेना है, तो मैं अपना कैलेंडर साफ कर दूंगा, जो वास्तव में पहले से ही स्पष्ट है। लेकिन पुराने दिनों में मैं अपना कैलेंडर साफ करता था और यह सुनिश्चित करता था कि मैं महत्वपूर्ण चीजों पर समय बिताता हूं। एक स्पष्ट कैलेंडर जो आपको केवल सबसे जरूरी चीज के बजाय सबसे महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान केंद्रित करने देता है, जो कि आपके कैलेंडर से वापस आपको घूरना होता है। लोग मुझे स्पष्टीकरण या ईमेल भेजेंगे, या वे कहेंगे, अरे मेरा ब्लॉग पोस्ट पढ़ो और मैं इसमें शामिल हो जाऊंगा। और ये गॉबलेट बुक के 11 पृष्ठ हैं, और वहां शायद 2 या 3 स्पष्ट बिंदु हैं। यदि आप स्पष्ट रूप से संवाद नहीं कर सकते हैं, तो यह एक संकेत है कि आप स्पष्ट रूप से नहीं सोच सकते हैं। यह वैसा ही है जैसे आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जिसकी डेस्क पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो। हाँ, कुछ स्तर पर यह दर्शाता है कि वे व्यस्त हैं, लेकिन कुछ स्तर पर यह एक अंतर्निहित अव्यवस्था को भी दर्शाता है जिसे वे अपने जीवन में सहन कर रहे हैं। और तो क्या यह व्यक्ति अन्य तरीकों से संगठित होने वाला है? ये संकेत हैं, ये संकेतक हैं, वे सकारात्मक नहीं हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि एक गंदा डेस्क स्वचालित रूप से एक अव्यवस्थित दिमाग है, बल्कि यह एक संकेतक है। इसलिए मुझे लगता है कि स्पष्ट दिमाग, स्पष्ट निर्णय और स्पष्ट सोच जीवन के लिए एक धोखा कोड है। और मुझे लगता है कि स्पष्ट संचारक, स्पष्ट विचारक और अच्छे निर्णय लेने वाले लोगों के बीच एक संबंध है। और आप अपने आप को अच्छे निर्णय वाले लोगों से घेरना चाहते हैं, क्योंकि इसी तरह आप सामान्य तौर पर जीवन में जीत हासिल करेंगे। नमस्ते श्री, अनम्यूट करना न भूलें। नमस्ते नेवल, धन्यवाद। मैं छद्मनाम और जवाबदेही पर आपका दृष्टिकोण जानना चाहता था। मुझे लगता है कि सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में शायद इसके लिए एक ठोस तर्क है, लेकिन जब आप वित्तीय निहितार्थों, वित्तीय मॉडलों के बारे में बात कर रहे हैं, खासकर वेब 3 में, तो छद्मनाम और जवाबदेही वास्तव में एक साथ कैसे आते हैं? क्या यह ऐसा मॉडल है जो वास्तव में आगे चलकर टिकाऊ है? धन्यवाद। हाँ, तो सवाल वेब 3 में जवाबदेही और छद्मनाम के बारे में है, और वे कैसे एक दूसरे को जोड़ते हैं। मुझे लगता है कि उचित रूप से कोट अनकोट भुगतान प्राप्त करने के लिए आपके पास आमतौर पर उच्च स्तर की जवाबदेही होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये आपसे जुड़ा नहीं होगा तो लोग क्रेडिट चुरा लेंगे। आपको अच्छी ब्रांडिंग करने में कठिनाई होगी, आपको लाभ उठाने में कठिनाई होगी, लेकिन चीजें 20-30 साल पहले के पुराने दिनों की तरह बदल रही हैं। यदि आप एक व्यक्तिगत ब्रांड चाहते हैं, तो आप मार्केटिंग में बहुत सारा पैसा खर्च करने की बात कर रहे थे। आप टी शर्ट रखने के बारे में बात कर रहे थे, शायद किसी टावर पर आपके नाम के बारे में, शायद टीवी पर जाने के बारे में, शायद रेडियो पर जाने के बारे में, शायद मीडिया में दिखने के बारे में। इसलिए छद्मनाम की कोई अवधारणा नहीं थी, और छद्मनाम गुमनामी और नामांकितता के बीच का आधा रास्ता है जिसे नाम दिया जा रहा है,
ये एक नई घटना है जो वास्तव में केवल इंटरनेट पर मौजूद है, जहां आप एक प्रतिष्ठा और एक ट्रैक रिकॉर्ड बना सकते हैं, लेकिन आप इसे डिव डोमेन नाम के पीछे रख सकते हैं, या आप इसे एक बोर्ड ऐप या क्रिप्टोपंक प्रोफाइल चित्र अवतार के पीछे रख सकते हैं, और आप अपना काम पूरी तरह से ऑनलाइन कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही दिलचस्प मॉडल है। ये रद्दीकरण संस्कृति के विरुद्ध एक अच्छा बचाव है। ये सभी प्रकार की चीजों के विरुद्ध एक अच्छा बचाव है। ये लोगों को समान स्तर पर रखता है, चाहे आप पुरुष हों या महिला या काले या भूरे या सफेद या आपके पास क्या है, या बूढ़े या जवान। इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मुझे लगता है कि ये उभर कर सामने आया है। और मुझे लगता है कि छद्मनाम केवल संकीर्ण वेब 3 डोमेन में ही लागू होता है। इसलिए यदि आप वेब 3 में हैं और आपके पास छद्मनाम का कोई कारण है, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत शक्तिशाली हथियार है और हर तरह से आपको इसका उपयोग करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जवाबदेही जितना ही अच्छा है। ऐसा नहीं है कि जवाबदेही व्यक्तिगत रूप से आपके बजाय आपके अवतार पर आ रही है। मुझे लगता है कि ये एक शानदार नया मॉडल है। अगर मैं आज शुरुआत कर रहा होता तो शायद मेरे पास एक छद्मनाम वाला अवतार होता। शायद इसलिए नहीं क्योंकि मुझे भी बात करना पसंद है और किसी आवाज को छद्मनाम से बनाना या आवाज को गुमनाम रखना कठिन है, लेकिन शायद वहां मेरी एक उजागर पहचान कम होगी जो कहती है। मुझे लगता है कि वेब 3 के बाहर ये वास्तव में लागू नहीं होता है और यह कभी भी लागू नहीं हो सकता है, लेकिन फिर मुझे लगता है कि वेब 3 आगे चलकर समाज और अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनने जा रहा है, इसलिए अधिक से अधिक लोग छद्मनाम वाले होंगे। एक अन्य बिंदु यह है कि एक जगह है जहां छद्मनाम वेब 3 के बाहर काफी प्रचलित है और वह ट्विटर पर है। ट्विटर पर आपके पास ये सभी एनोन अकाउंट हैं और कभी कभी ऐसे लोग भी होते हैं जो एनोन अकाउंट पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हैं, और मुझे लगता है कि ये एक बड़ी समस्या है। निसंदेह सबसे खराब खाते अनाम हैं। आप ठीक तो हैं, और स्पैम खाते काफी हद तक गुमनाम हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे अच्छे खाते भी गुमनाम होते हैं क्योंकि वे उस स्तर पर सच बोल सकते हैं जहां नामित खाते नहीं बोल सकते, क्योंकि झूठ का एक सामूहिक सेट होता है जिस पर विश्वास करने के लिए हमें समाज में विश्वास करना पड़ता है, और झूठ का वह सेट हमेशा ओवरटन के भीतर बदलता रहता है और एक छोटी ओवरटन खिड़की है जो हमेशा घूमती रहती है। और यदि आप गलत बात कहते हैं तो आपको रद्द किया जा सकता है, आप पर हमला किया जा सकता है, आपका बहिष्कार किया जा सकता है, या आप केवल शर्मिंदा या अपमानित हो सकते हैं, लेकिन वे सच्ची बातें कह रहे हैं। और अब इससे भी बुरी बात यह है कि रद्द करने की संस्कृति 10 साल पहले आपके ट्वीट्स तक पहुंच जाएगी और उस पर आपको रद्द कर देगी। इसलिए मेरा मानना है कि यदि हमारे पास केवल नामित खाते हैं तो यह चर्चा को बाधित करता है। ये इसे अस्वीकार्य रूप से बाधित करता है क्योंकि अब उन लोगों को दंडित किया जा सकता है। तो इसी कारण से गुप्त मतदान बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। और उपनाम लेखन के साथ नोम डी प्लम, मुझे लगता है कि बेन फ्रैंकलिन एक नोम डे प्लम लिखते थे, उदाहरण के लिए, और संयुक्त राज्य अमेरिका के कई संस्थापकों ने ऐसा किया था। मुझे लगता है कि यह बहुत शक्तिशाली चीज है और मैं इसे प्रोत्साहित करता हूं। मेरा मानना है कि अधिक एनोन खाते होने चाहिए, कम नहीं। कष्टप्रद अनन खातों को ब्लॉक या म्यूट करना बहुत आसान है। बदले में आपको कुछ उच्च गुणवत्ता वाले खातों से अविश्वसनीय सत्य बोलने का मौका मिलता है। मुझे लगता है कि अगर ट्विटर कभी भी एनोन खातों को हटा देता है तो ये अनिवार्य रूप से एक बहुत कम दिलचस्प मंच होगा, यहां तक कि उस बिंदु तक जहां ये एनोन को गले लगाने वाले मंच से विस्थापित हो सकता है। मैं फेसबुक के बारे में 100% निश्चित नहीं हूं क्योंकि मैंने अपना फेसबुक अकाउंट बहुत पहले ही डिलीट कर दिया है। किसी पूर्वाग्रह से नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि मुझे यह किसी भी अन्य चीज की तुलना में अधिक कष्टप्रद लगा। मेरा मानना है कि फेसबुक एनोन खातों की अनुमति नहीं देता है, और यही बात फेसबुक को एक ऐसे माध्यम के रूप में कम दिलचस्प बनाती है जहां आप कुछ भी सीखने जा रहे हैं या कुछ भी वास्तव में दिलचस्प या लीक से हटकर अनुभव कर रहे हैं। अनिकेत, पढ़ने की आदत वाला लड़का। अनिकेत आप ऑन एयर हैं, इसलिए हमने आपको किताबें पढ़ने और पढ़ने के बारे में बहुत सारी बातें करते हुए सुना है, और हम इस पूरी तरह से डिजिटल पीढ़ी में जा रहे हैं जहां लोग किताबें नहीं पढ़ रहे हैं। आप आने वाली पीढ़ी या आने वाले वर्षों में लोगों को किस तरह पढ़ते हुए देखते हैं, और आप किताबों को कहां जाते और लेखकों को यहां से कहां जाते हुए देखते हैं। हाँ, मैं स्पष्ट रूप से बहुत सारी किताबें पढ़कर बड़ा हुआ हूं और मुझे किताबें पसंद हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि किताबें सीखने का एकमात्र माध्यम है। कुछ लोग YouTube वीडियो से सीखते हैं।
कुछ लोगों को ऑडियो पुस्तकें पसंद हैं, कुछ लोगों को ट्वीट पसंद हैं, कुछ लोगों को ब्लॉग पोस्ट पसंद हैं। दिन के अंत में यह वह जगह है जहां आप शोर अनुपात के लिए उच्चतम सिग्नल पा सकते हैं। पुस्तकें कई कारणों से विशिष्ट रूप से दिलचस्प होती हैं। एक YouTube और ऑडियो पुस्तकों के समकालिक मीडिया के विपरीत, आप पुस्तकों को अतुल्यकालिक रूप से उपभोग कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि एक वाक्य पर आप 1 घंटा खर्च कर सकते हैं और फिर अगले पैराग्राफ पर आप 1 मिनट खर्च कर सकते हैं और अगले अध्याय पर आप 1 सेकंड खर्च कर सकते हैं जैसे ही आप इसे पढ़ते हैं। इसलिए जो कोई भी ज्ञान को आत्मसात करने के प्रति गंभीर है, उसके लिए किताबें एक बेहतर माध्यम हैं। वे बहुत अधिक कुशल हैं और पढ़ने का मतलब किताबों का एक विशाल ढेर इकट्ठा करना नहीं है जिसे आप ट्वीट करके कहते हैं, इस सप्ताह वर्तमान पढ़ना, देखो मैंने कितनी किताबें पढ़ी, अपनी छाती ठोंकते हुए। और पढ़ने का तात्पर्य आवश्यक रूप से ज्ञान को आत्मसात करना भी नहीं है। गूगल के युग में ज्ञान हमेशा एक उंगली की दूरी पर है। पढ़ने का उद्देश्य आपकी अपनी रचनात्मकता को जगाना और अपने विचारों को जगाना है। तो यह लगभग वैसा ही है जैसे आप अपने मस्तिष्क में आग जला रहे हों। इसलिए वास्तव में एक अच्छी किताब को धीरे धीरे पढ़ना होगा। यदि आप तेजी से किताबें पढ़ रहे हैं और जिस गति से आप किताबें पढ़ रहे हैं उस पर आपको गर्व है, तो आप गलत किताबें पढ़ रहे हैं। ये बहुत हल्का वजन उठाने जैसा है। आप बस अभ्यास के माध्यम से क्रैंक कर रहे हैं। दूसरी ओर, यदि आप कोई ऐसी किताब पढ़ते हैं जो आपके लिए बहुत कठिन है और आप बस अटके हुए हैं और कोई प्रगति नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक ऐसे वजन को उठाने की कोशिश करने जैसा है जो बहुत भारी है, आपको एक भी रिपीट नहीं मिल सकता है। लेकिन आप जो चाहते हैं वह यह है कि आप वजन उठाना चाहते हैं या कोई किताब पढ़ना चाहते हैं जो आपकी क्षमता के चरम पर है, जहां आप अधिक सीख रहे हैं, लेकिन यह एक संघर्ष है। यह थोड़ा दर्दनाक है, यह थोड़ा भ्रमित करने वाला है, लेकिन साथ ही ये ऐसे विचारों और विचारों को जन्म देता है जिन्हें फिर आपको कुछ सीखने के लिए अपनी रचनात्मकता और अपनी व्याख्याओं को जोड़ना होगा और अपने स्वयं के अनुभवों पर लागू करना होगा। जो किताबें मुझे सबसे ज्यादा उत्साहित करती हैं, वे ही मुझे होशियार बनाती हैं। जरूरी नहीं कि वे मुझे अधिक ज्ञान या जानकारी दें। मैं जरूरी नहीं कि पानी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण अणु क्यों है या किसी प्रसिद्ध जनरल की जीवनी पर कोई किताब पढ़ने जा रहा हूं, लेकिन वे किताबें हमेशा एक उंगली की दूरी पर होती हैं। मैं उन्हें खींच सकता हूं और आप जानते हैं, यदि मुझे आवश्यकता हो या मैं पढ़ना चाहूं तो उन्हें बहुत जल्दी और आसानी से पढ़ सकता हूं। लेकिन मैं केवल बेकार ज्ञान को आत्मसात नहीं करने जा रहा हूं जिसे मैं केवल मांगने पर गूगल कर सकता हूं, बल्कि जो किताबें मैं पढ़ता हूं वे ही मुझे होशियार बनाती हैं। दरअसल ब्रेट हॉल अभी अभी चैट में शामिल हुए हैं और ब्रेट भौतिकी और ज्ञान मीमांसा के शिक्षक हैं और थ्योरी ऑफ नॉलेज पॉडकास्ट नामक इस महान पॉडकास्ट को चलाते हैं, जिसे मैंने पहले भी अपने ट्विटर पर प्रसारित किया है। ये वास्तव में संभवतः एकमात्र पॉडकास्ट है जिसे मैं श्रद्धापूर्वक सुनता हूं, क्योंकि यह मुझे अधिक स्मार्ट बनाता है और क्योंकि ब्रेट इस किताब की खोज कर रहे हैं जिसे द बिगिनिंग ऑफ इन्फिनिटी कहा जाता है, जो शायद पिछले दशक में मेरे द्वारा पढ़ी गई सबसे अच्छी किताब है और इसने मुझे बहुत अधिक स्मार्ट भी बनाया है। काश मैंने इसका पहले ही सामना किया होता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उस किताब को पढ़ना ही सब कुछ है और सब कुछ है और पुस्तक प्रारूप के बारे में कुछ भी जादुई नहीं है। वास्तव में मुझे नहीं लगता कि डॉयच, आप जानते हैं, उससे कोई नाराजगी नहीं है। वो एक प्रतिभाशाली विचारक हैं। मुझे नहीं लगता कि वह सर्वश्रेष्ठ लेखक हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वह अन्य भौतिकविदों के लिए लिख रहे हैं और इसलिए वह आपके और मेरे लिए नहीं लिख रहा है, या हो सकता है कि वह कोशिश भी करता हो, लेकिन हमारे निम्न स्तर पर काम करना उसके लिए कठिन है। इसलिए ब्रेट और मेरे जैसे लोग तथा अन्य लोग इसकी व्याख्या करने में मदद कर सकते हैं। जैसे ही हम इसे चबाते हैं, हम इसे पचा सकते हैं और इसे आगे बढ़ा सकते हैं। और अनंत की शुरुआत में कुछ अध्याय हैं जो सामान्य लोगों के लिए सबसे दिलचस्प और लागू हैं, और मैं हर किसी को जाने और उन्हें पचाने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। और मुझे वास्तव में अनंत की शुरुआत और वास्तविकता के ताने बाने से गुजरना पड़ा, जो अनंत की शुरुआत का अग्रदूत है। इससे उबरने में मुझे लगभग 2 साल लग गए, और इसका मतलब यह नहीं है कि इसे पढ़ने में मुझे 2 साल लग गए। मैं बहुत तेज पाठक हूं। आप जानते हैं, मैं संभवतः एक सप्ताहांत में दोनों किताबें पढ़ सकता हूं और पढ़ी भी थी,
लेकिन किताब की अवधारणाओं को वास्तव में समझने में मुझे 2 साल लग गए। और इसमें एकल पैराग्राफ हैं जिसने मुझे वीडियो और पॉडकास्ट पढ़ने और कागजात देखने और भौतिकी की पाठ्यपुस्तक खोलने आदि के बारे में बताया, जिसमें एक समय में 2 महीने लग गए। मल्टीवर्स और श्रोडिंगर तरंग समीकरण के बारे में कुछ टिप्पणी थी जिसने मुझे काफी समय तक परेशान कर दिया था। और इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अभी भी अनंत की शुरुआत को समझता हूं, लेकिन मैं उन अवधारणाओं को पर्याप्त रूप से समझता हूं जिन्हें अब मैंने निर्णय लेने और निर्णय लेने के अपने मूल दर्शन में एकीकृत कर लिया है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि किताबें आवश्यक रूप से एक पवित्र माध्यम है, लेकिन मुझे लगता है कि वे सिर्फ अतुल्यकालिक उपभोग के अलावा एक महत्वपूर्ण माध्यम है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारे बेहतरीन काम जो लिखे गए हैं, खासकर यदि आप दर्शनशास्त्र या किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो उतना आधुनिक नहीं है, तो पुराने उत्तरों के पुराने प्रश्नों को याद रखें जो बहुत समय पहले लिखे गए हैं, और बहुत सी चीजें जो उन्होंने तब लिखी थी, आज लिखना सामाजिक या राजनीतिक रूप से गलत होगा। बहुत से लेखक अपने समय के बाद केवल इसलिए प्रसिद्ध होते हैं क्योंकि उनके साथियों को खत्म होना होगा और नई पीढ़ी के आने के लिए उनकी निंदा करना बंद करना होगा, और उन्होंने जो कुछ भी लिखा है उसे इस नजरिए से देखने के बजाय वस्तुनिष्ठ तरीके से आत्मसात करना होगा। ये सही नहीं हो सकता क्योंकि मेरा वर्तमान समाज इस सच्चाई को आत्मसात करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं बहुत सारी पुरानी किताबें पढ़ने की सलाह देता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि दर्शन और ज्ञान के लिए इनमें से अधिकांश के बारे में पहले भी बेहतर कहा जा चुका है। आप इसे हमेशा नए तरीके से दोहरा सकते हैं, हो सकता है कि इसे किसी बिल्कुल नई चीज पर लागू करें जो दिखाई दे। शाश्वत प्रश्नों के शाश्वत उत्तर होते हैं। इसे वीडियो के माध्यम से देखने के बजाय किसी पुस्तक के माध्यम से पढ़ने का एक और फायदा यह है कि लेखक आपके लिए थोड़ा अधिक अदृश्य होता है, और यह अच्छा है क्योंकि यह आपके अहंकार को समीकरण से हटा देता है। ऐसा नहीं है कि आपका पड़ोसी मित्र आपको कुछ बता रहा हो। पुरानी कहावत है, कोई भी व्यक्ति अपनी भूमि में भविष्यवक्ता नहीं होता, और मुझे लगता है कि इसमें काफी सच्चाई है। मैं इसे अपने सामाजिक दायरे में देखता हूं जहां मैं वस्तुतः 20 लोगों के साथ बैठूंगा जो बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि क्रिप्टो या धन सृजन के बारे में, और मैं जानता हूं कि वे जो कह रहे हैं वह गलत है, लेकिन वे मुझसे नहीं पूछेंगे क्योंकि मैं उनका दोस्त हूं। उन्होंने पहले ही मुझे एक तरह से मित्र समूह में फंसा दिया है, तो हम सहकर्मी हैं। वे उस संबंध में मेरी ओर नहीं देखेंगे या मैं उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में उनकी ओर नहीं देखूंगा। इसलिए यदि आप बोलने वाले को बोलने से हटा सकते हैं, यदि आप लिखने वाले को लेखन से हटा सकते हैं, तो ये आपको रास्ते में कम से कम अवशोषित करने की अनुमति देता है। ये आपको इसे अपना बनाने और बाद में इसे दोबारा बनाने की अनुमति देता है, लेकिन फिर अपने स्वयं के लेंस के माध्यम से इस तरह से कि ये आपके विचारों के ताने बाने का हिस्सा बन जाए। और इसलिए मुझे लगता है कि किसी पुस्तक से ज्ञान को अवशोषित करना, मुझे लगता है कि यह किसी वक्ता के माध्यम से आने वाले ज्ञान की तुलना में उच्च गुणवत्ता वाला अवशोषण है। शायद वह सिर्फ मैं ही हूं। वहां कुछ बेहद अच्छे ब्लॉग हैं। दुर्भाग्य से रद्दीकरण संस्कृति और सामान्य रूप से ब्लॉगिंग की गिरावट के कारण उनमें से बहुत सारे इंटरनेट से गायब हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अब तक जो सबसे अच्छी सामग्री और लेखन देखा है वह इंटरनेट पर घूम रहे एक लंबे प्रारूप वाले ब्लॉग पोस्ट में था। लेकिन अब इसे सुलझाना एक कठिन समस्या है। गूगल ब्लॉग परिणामों को सामने लाने का बहुत अच्छा काम नहीं करता है। एक समय था जब वे ब्लॉग परिणामों को खोज से कहीं अधिक प्राथमिकता देते थे। इन दिनों यदि आप गूगल पर कुछ भी खोजते हैं तो आपको बस 100 अलग अलग आधिकारिक स्रोतों की एक सूची मिल जाएगी जो आपको एक तरह से दिखाती है कि गूगल की मैनुअल ट्विकिंग को सामान्य ट्रस्ट और सुरक्षा टीमों ने अपने कब्जे में ले लिया है। इसलिए यदि आप इन अच्छे ब्लॉगों को ढूंढने जा रहे हैं तो ये व्यक्तिगत अनुशंसाओं या सोशल मीडिया के माध्यम से मिलेंगे, फिर से सोशल मीडिया के अंधेरे कोनों की तरह। तो फिर किताबों के बारे में कुछ भी जादू नहीं है, लेकिन चार्ली मुगर और वॉरेन बफेट कहते हैं कि वे जो भी जानते हैं कि जो भी होशियार है वो एक शौकीन पाठक है, और मुझे इसका खंडन करने में कठिनाई होती है। मैं अभी तक किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला हूं जिसे मैं बुद्धि के बहुत उच्च कामकाजी स्तर पर मानता हूं जो मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ता है। मनोरंजन के लिए उन अंतिम 2 शब्दों को रेखांकित करें जिसका अर्थ यह नहीं है कि आपको जाना चाहिए और पढ़ना शुरू करने के लिए इसे एक काम बना लेना चाहिए, लेकिन एक ट्वीट जिस पर मुझे सबसे अधिक गर्व है वह यह है कि जब तक आप पढ़ना पसंद नहीं करते तब तक वह पढ़ें जो आपको पसंद है।
तो यहाँ लक्ष्य तुरंत भौतिकी की पाठ्यपुस्तक को क्रैक करना नहीं है, बल्कि यदि आप कर सकते हैं तो पढ़ने के लिए एक प्रेम विकसित करना है। बाकी सब चीजों की तरह इसे कम उम्र में करना बेहतर है। और यदि आप पढ़ने के प्रति प्रेम विकसित कर सकते हैं तो अंततः आप उन चीजों की ओर अपना रास्ता खोज लेंगे जिनके बारे में आप सोचते हैं कि आप केवल इसलिए पढ़ना चाहते हैं क्योंकि आप घिसी पिटी चीजों से उब जाते हैं। समान बिंदु, समान चुटकुले, समान अवलोकन आपको पैदल चलने वाले के रूप में प्रभावित करेंगे। और मात्रा में एक निश्चित जादू है ना? एक बार जब आप पर्याप्त किताबें पढ़ लेते हैं तो आप एक बेहतर पाठक बन जाते हैं। यह किसी भी अन्य चीज की तरह है। जैसा कि कहा गया है, यहाँ लक्ष्य बड़ी संख्या में किताबें पढ़ना नहीं है, ये उच्चतम गुणवत्ता वाली किताबें पढ़ना है। मैं एक बार फिर अनंत की शुरुआत को प्लग करूंगा और मैं कहूंगा इसे पढ़ें, और यदि आपको करना है तो इस पर 2 साल बिताएं और ब्रेड के पॉडकास्ट को सुनें, क्योंकि यदि आप अनंत की शुरुआत से गुजर सकते हैं और वास्तव में गहरे स्तर पर मूल सिद्धांतों को समझ सकते हैं तो यह आपकी सोच की गुणवत्ता में इतना सुधार करेगा कि आपकी भविष्य की किताबें आप पाएंगे कि कौन सच बोल रहा है और कौन बकवास कर रहा है। और मेरा विश्वास करो, अभी आपका ज्ञान का सिद्धांत पर्याप्त अच्छा नहीं है। आप जो भी सोचते हैं आप उसे अपग्रेड कर सकते हैं। जैसा कि हम पहले बात कर रहे हैं, निर्णय सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ब्रेट, तुम्हें एक विशेष छूट मिली है। मैं एक प्रश्न के बाद आपको परेशान नहीं करूंगा। हम बस थोड़ी देर बात कर सकते हैं, या शायद मैं तुम्हें थोड़ी देर बात करने दूं। हम वहां जाते हैं। हाँ, लोग चीजें जानना चाहते हैं, है ना? और इसलिए यदि आप पुस्तकों के प्रति दृष्टिकोण में बिखराव रखते हैं तो हो सकता है कि आप गहराई के बजाय चौड़ाई की ओर जा रहे हों। और गहराई के बारे में बात यह है कि गहराई में अंतर्निहित चौड़ाई होती है। इसमें व्यापकता है, क्योंकि विचार जितने गहरे होंगे वे विचार उतने ही अलग अलग विषयों को छुएंगे। और यही कारण है कि हम अनंत की शुरुआत और डेविड ड्यूश के काम की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन भौतिकी, ज्ञान मीमांसा, गणित में सबसे बुनियादी सिद्धांतों को खोजने के लिए समर्पित कर दिया है। और इसलिए एक बार जब आप गहराई के उस स्तर तक पहुंच जाते हैं तो आप वास्तव में उन सभी तरीकों के बारे में बात कर रहे होते हैं जिनसे हर दूसरे में ज्ञान का निर्माण होता है। और वे सीमाएं जो भौतिकी वास्तव में मनुष्य के रूप में ज्ञान निर्माण करने की हमारी क्षमता पर डालती है। इसलिए एक बार जब आप उन मौलिक विचारों को प्राप्त कर लेते हैं तो आपके पास अन्य सभी विचारों की आलोचना करने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका होता है। और यही कारण है कि हम अनंत की शुरुआत से बहुत रोमांचित हैं, क्योंकि यह विचारों की गहराई के संबंध में सबसे गहन पुस्तकों में से एक है। हाँ, मैं इनमें से भी को हमेशा के लिए बंद नहीं रखना चाहता, लेकिन मैं यह भी कहूंगा कि मुझे लगता है कि भौतिक विज्ञानी दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोगों में से हैं। हाल ही में एक अध्ययन सामने आया था जहां विभिन्न विषयों में पीएचडी पूरी कर चुके छात्रों का आईक्यू औसत दिख रहा था, और यह कहता है कि 140 के दशक में पुरातत्व जैसा कुछ था और मनोविज्ञान 140 के उच्चतम स्तर पर था। और इसी तरह ये चला गया और उच्चतम भौतिकी थी। मुझे लगता है कि ये 162 या 160 जैसा कुछ था, और मैं वास्तव में इससे नाराज था। मैं ऐसा कह रहा था, नहीं, मनोवैज्ञानिकों और भौतिकविदों के बीच इतना छोटा अंतर नहीं है, क्योंकि मेरे लिए बहुत सारे आधुनिक मनोविज्ञान लगभग बनावटीपन की सीमा पर हैं। यदि आप मेरा मतलब क्या है इसका एक उदाहरण देखना चाहते हैं तो बस प्रतिकृति संकट को देखें। इसलिए मैंने शुरू से ही उन नंबरों पर भरोसा नहीं किया। इसलिए मैंने अंतर्निहित कागज को देखा, और अंतर्निहित पेपर वास्तव में दिलचस्प था। लेखक ने जिस पद्धति का उपयोग किया वह मूल रूप से विभिन्न विषयों और विषयों में उन्हें सभी परीक्षण देती थी, लेकिन एसएटी की तरह व्यापक होने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, इसलिए उसने उन्हें मौखिक जानकारी दी और उन्होंने उन्हें गणित और आलोचनात्मक सोच और वह सब कुछ दिया। और हुआ यह कि भौतिक शास्त्रियों ने गणित की परीक्षाओं में लगभग टी की परीक्षा पास कर ली। उन सभी ने इसमें पूरी तरह से सफलता हासिल कर ली, क्योंकि कोई भी परीक्षण जो एक मनोवैज्ञानिक के लिए चुनौतीपूर्ण है वह भौतिक विज्ञानी के लिए अनिवार्य रूप से तुच्छ है, या कोई भी परीक्षण जिसे हम माप सकते हैं किसी भी मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक के लिए 2 भौतिकविदों के बीच अंतर करना असंभव होगा। इसलिए उसने भौतिकविदों के लिए गणित के परिणाम छोड़ दिए। उनके अंकों की गणना करते समय उसने इसे ध्यान में नहीं रखा। इसलिए मूल रूप से उन्होंने केवल मौखिक और बुनियादी तार्किक तर्क पर पूरे क्षेत्र को कुचल दिया, और गणित चार्ट से इतना अलग था कि आप इसे परिणामों में भी शामिल नहीं कर सकते थे। तो यह मेरे लिए बहुत कुछ बताने वाला था। और मुझे लगता है कि भौतिक विज्ञानी इतने बुद्धिमान क्यों होते हैं, इसका कारण यह नहीं है कि भौतिक विज्ञानी होना आपको बुद्धिमान बनाता है,
ये सिर्फ एक अच्छा भौतिक विज्ञानी होने के लिए बहुत उच्च बुद्धि की बाधा है, क्योंकि आप वास्तविकता के साथ उसके अंतिम रूप में व्यवहार कर रहे हैं, आप पूर्ण सत्य के साथ व्यवहार कर रहे हैं। और इसलिए ये आप पर निर्भर है कि आप इस अवसर पर आगे बढ़ें और तर्क करने, सोचने और गणना करने का इतना कठोर तरीका और उन्नत गणित सहित इसके साथ आने वाले सभी कौशल विकसित करें कि आप वास्तविकता के साथ अपनी शर्तों में संवाद कर सकें। आप अन्य मनुष्यों के साथ संवाद नहीं कर रहे हैं जो आपको मानवीय स्तरों तक सीमित करते हैं और आपको पास कर देंगे। उदाहरण के लिए, अगर मैं एक मैक्रो इकोनॉमिस्ट बनने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे सब कुछ गलत लगता है। आपको कभी भी ऐसा मैक्रो इकोनॉमिस्ट नहीं मिलेगा जो लगातार मैक्रो इकोनॉमी की दिशा का अनुमान लगा सके, नहीं आप कोई प्रतीक्षात्मक परीक्षण चला सकते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिस्ट भले ही अंगूठे के बहुत सारे अच्छे नियम हैं और क्षेत्र में कुछ स्पष्टीकरण हैं, व्यवहार में ये अन्य लोगों को खुश करने और समझाने के बारे में है। तो आपका फीडबैक लूप उतना कड़ा नहीं है। मैं तर्क दूंगा कि जो व्यक्ति क्रिप्टोकरेंसी या स्टॉक का व्यापार कर रहा है, उसके पास वास्तव में एक सख्त फीडबैक लूप है, क्योंकि कम से कम वे किसी प्रकाशन या व्यक्तियों के छोटे समूह के बजाय बाजार से फीडबैक ले रहे हैं। तो उस अर्थ में वे सत्य के करीब हैं, सत्य की खोज के करीब हैं, या जो सत्य है उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन भौतिकविदों के पास जो सत्य है उस पर अंतिम प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि एक कण किसी भौतिक विज्ञानी की बात सुनने वाला नहीं है, क्योंकि उनके पास पीएचडी या उच्च पद है, और इसलिए वे वास्तविकता के अनुरूप होने के लिए मजबूर हैं। और जाहिर है, भौतिक रसायन विज्ञान और अन्य विज्ञान, कठिन विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, सभी में एक ही तरह का फीडबैक लूप है। ये सभी शायद भौतिकी और गणित में कठिन परीक्षण हैं। अब हाँ, मुझे लगता है कि भौतिकी इस मायने में अद्वितीय नहीं है कि ये अमूर्त और अत्यधिक व्यावहारिक दोनों को जोड़ती है और इसे भौतिकी कहा जाता है, इसलिए ये भौतिक के बारे में है। लेकिन इसमें इंजीनियरिंग की विशेषताएं हैं जो निश्चित रूप से इस बात से संबंधित है कि व्यावहारिक रूप से वास्तव में क्या मामला है, इतना नहीं कि सैद्धांतिक रूप से मामला क्या है। लेकिन दूसरी ओर शुद्ध गणित इस बात में रुचि रखता है कि संभवतः मामला क्या हो सकता है, और इसे वास्तविक दुनिया में व्यावहारिक रूप से कभी भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है, और फिर भी भौतिकी इन दोनों को जोड़ती है। और इसलिए हम इस तरह के सैद्धांतिक सपनों की दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं कि संभवतः मामला क्या हो सकता है, लेकिन भौतिक वास्तविकता हमें जो बता रही है उससे हम भी विवश हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि यही कारण है कि बहुत से लोग भौतिकी के प्रति आकर्षित होते हैं। वैसे भी इसमें दोनों के पहलू हैं। यदि आपको शुद्ध गणित पसंद है तो आप उसमें से थोड़ा सा प्राप्त कर सकते हैं, और यदि आपको इंजीनियरिंग पसंद है और व्यावहारिक समस्याओं को हल करना पसंद है तो आप उसमें से थोड़ा सा प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए भौतिकी उस वास्तविक मीठे स्थान पर है। और हाँ, ये एकमात्र नहीं है। मेरा अनुमान है कि सैद्धांतिक कंप्यूटर वैज्ञानिक संभवतः उसी स्तर पर हैं। लेकिन समस्या यह है कि यदि आप एक भौतिक विज्ञानी हैं तो आप मूल रूप से सिद्धांत या अकादमिक में हैं और आप उच्चतम स्तर के अमूर्तता से निपट रहे हैं। जबकि यदि आप एक कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं तो आप बहुत व्यावहारिक चीजों में जा सकते हैं और अंततः एक उद्यमी बन सकते हैं। इसलिए कंप्यूटर विज्ञान में अभ्यास का सेट संभवतः सैद्धांतिक भौतिकविदों के सेट से कहीं अधिक बड़ा है, और इसलिए कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश की बाधा कम है। लेकिन संभवतः शीर्ष स्तर पर कंप्यूटर वैज्ञानिक, शीर्ष भौतिक रसायनज्ञ, शायद शीर्ष आणविक जीव विज्ञानी, शीर्ष सामग्री वैज्ञानिक, शीर्ष इंजीनियर बुद्धि के स्तर पर शीर्ष भौतिकविदों के समान है। फिर इसका मतलब यह नहीं है कि इन व्यवसायों में से एक होना आपको स्मार्ट बनाता है। शीर्ष स्तर पर इन व्यवसायों में से किसी एक में प्रवेश करने में बाधा यह दर्शाती है कि आप बहुत होशियार हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर चीज में होशियार हैं। यदि आप जीवन में जो चाहते हैं उसे पाने की मेरी परिभाषा पर वापस जाएं, तो उनमें से कई लोग इस संबंध में असफल होंगे। लेकिन मैं अमूर्तता, तर्क, स्पष्ट सोच, तर्क, गणितीय क्षमताओं के बारे में एक विशेष प्रकार की सैद्धांतिक चतुरता के बारे में बात कर रहा हूं। और बुद्धि की परिभाषा क्या है, इस पर हम बाल बाल बच सकते हैं, लेकिन फिर हम इस विट्गेन्स्टाइनियन जाल में फंस रहे हैं कि अर्थ का अर्थ क्या है, और फिर आप कोई बातचीत नहीं कर सकते। अनंत अज्ञान में हर कोई समान है। हमारे पास विशेषज्ञता के अपने क्षेत्र हो सकते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, लेकिन हम कई चीजों से असीम रूप से अनभिज्ञ हैं। आप भौतिक विज्ञानी का नाम बता सकते हैं और आप उनके पागल विचार का नाम बता सकते हैं। आप जानते हैं, निश्चित रूप से हम सभी अल्बर्ट आइंस्टीन का सम्मान करते हैं, लेकिन मैंने हाल ही में सीखा है, और मुझे शायद यह हाल ही में नहीं सीखना चाहिए था, कि वह एक विश्व सरकार के वास्तविक समर्थक थे। अब मैं एक विश्व सरकार की तुलना में एक समाज को संगठित करने के तरीके के बारे में अधिक डायस्टोपियन दृष्टिकोण के बारे में नहीं सोच सकता।
लेकिन मुझे लगता है कि वह उस समय बोल रहे थे जब वह जिस संकट का सामना कर रहे थे वो उस संकट से भिन्न था जिसका हम अब सामना कर रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है कि विश्व सरकार के लोग और विशेष रूप से भौतिकी क्षेत्र में वे उस पृष्ठभूमि से आए थे जहां द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और उन्होंने परमाणु हथियारों के निर्माण में मदद की थी। और इसलिए उनके लिए मद पारस्परिक रूप से सुनिश्चित विनाश अभी तक अस्तित्व में नहीं था। और मद आज तक व्यवहार में आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी रहा है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें शामिल किसी भी भौतिक विज्ञानी ने भविष्यवाणी की थी कि यह इतना अच्छा होगा। तो उन्होंने सोचा कि शायद उन्होंने दुनिया को नष्ट कर दिया है और वे इसका एकमात्र तरीका ये सोच सकते थे कि यदि कोई एक सरकार होती तो वह सरकार अपने विरुद्ध परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करना चाहेगी। इसलिए मुझे लगता है कि उस तर्क का अंतर्निहित प्रेरक यही था। हालांकि मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी इसे इस तरह से व्यक्त किया होगा। मुझे देखने दो कि क्या मैं किसी और को ऊपर खींच सकता हूं ताकि यह सिर्फ मैं ही न रहूं। ब्रेट पूरी रात बातें करते रहे। मैं बस लोगों के बायोडाटा देख रहा हूं। मैं वास्तव में शुरुआत में यहां आपको एकल खिलाड़ी खेल के रूप में जीवन के बारे में बात करते हुए सुन रहा था। और यह वास्तव में मेरे लिए कार्ल पॉपर की बात को उद्घाटित करता है कि कैसे सारा जीवन समस्याओं का समाधान है। और इसलिए हम लगातार अपनी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। और आपके पास जितना अधिक ज्ञान होगा, विभिन्न समस्याओं का भंडार उतना ही अधिक होगा जिन्हें आप हल करने में सक्षम होंगे। और हम दुख जैसी चीजों को हल करना चाहते हैं और हम जीवन में अपना सुधार करने में सक्षम होना चाहते हैं। और इसलिए यह विचार कि यह एक एकल खिलाड़ी खेल है। मुझे लगता है कि यह विचार वास्तव में मूल बात है कि आप लगातार अगली चीज से बचने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको खुशी पाने और धन पैदा करने में प्रगति करने से रोक रही है। हाँ, और मुझे लगता है कि यह दिलचस्प है। डेविड डॉयचे ने इस ओर इशारा किया है कि जो लोग सत्य पर एकमत होते हैं वे एक साथ जुटते हैं। और यह दिलचस्प है कि डॉयचे का सामना करने से पहले और पॉपर का सामना करने से पहले आप इन विचारों पर कैसे आ रहे थे, लेकिन जब आपने उन्हें पाया तो यह बिल्कुल उसी के अनुरूप होने लगा जो आप कह रहे थे और जिसे आप वहां प्रचारित कर रहे थे। हाँ, सत्यों का समुच्चय इस पर निर्भर करता है कि हम किस सत्य के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सत्यों का समुच्चय काफी बड़ा है, लेकिन संभावित झूठों के समुच्चय की तुलना में यह अभी भी बहुत छोटा है। हम निश्चित रूप से जितना सत्य रच सकते हैं उससे कहीं अधिक झूठ रच सकते हैं। और इसीलिए आपको जो काम करना है उनमें से एक यह है कि अनुमानों और समस्याओं का एक पूरा वर्ग है। लोग तुमसे कहेंगे मुझे सिद्ध करके दिखाओ कि यह झूठ है। आपको मेरे सिद्धांत पर विचार करना चाहिए। लेकिन अधिकांश सिद्धांत बिना गहन परीक्षण के हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हाल ही का एक मामला है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। तो मैं सीधे इसमें जाऊंगा। जो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे मैं बहुत बुद्धिमान समझता था, अन्यथा बुद्धिमान, उसने पृथ्वी पर आने वाले एलियंस सिद्धांत पर मुझसे संपर्क किया कि ये यूएफओ चारों ओर उड़ रहे हैं और वे हमारे लिए छुप रहे हैं। और मेरे पास इसके खिलाफ बहुत सारे अच्छे तर्क हैं। बहुत सारे हैं। इस तथ्य से लेकर कि फोटोग्राफिक साक्ष्य अभी भी दानेदार और अस्पष्ट प्रतीत होते हैं, वे इसे पहले स्थान पर क्यों करेंगे, इसमें शामिल दूरियों को देखते हुए क्या बाधाएं हैं, इसे और अधिक आसानी से एक सैन्य कार्यक्रम के रूप में समझाया जा सकता है जो कि गुप्त है, यहाँ तक कि सेना में ऐसे लोगों से भी जो समान स्तर के वर्गीकरण तक पहुंच नहीं दे रहे हैं, इस तथ्य तक कि प्रत्यक्षदर्शी विवरण अविश्वसनीय रूप से अविश्वसनीय है, आदि। तो आप बस आगे बढ़ते रह सकते हैं। लेकिन दिन के अंत में मुझे केवल एक वाक्यांश के साथ जवाब देना पड़ा, जो असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूत की आवश्यकता होती है। और असाधारण दावे के लिए आपने जो साक्ष्य उपलब्ध कराया है वह इतना अच्छा नहीं है कि ये एक सिद्धांत बन सके जिस पर हम गौर करेंगे और विचार करेंगे। तो वास्तव में शायद आप यूएफओ देखे जाने के बारे में थोड़ी बात कर सकते हैं, ब्रेट, जबकि मैं यहाँ आने के लिए किसी और की तलाश कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये एलोन मस्क ही थे जिन्होंने वह ग्राफ साझा किया था जो दिखाता है कि अब स्मार्टफोन पर कितने कैमरे हैं और सब कुछ तेजी से बढ़ गया है, लेकिन यूएफओ की तस्वीरों की गुणवत्ता, स्पष्ट रूप से यूएफओ देखे जाने की तस्वीरें, तेजी से नहीं बढ़ी हैं।
ये मूल रूप से 60 के दशक की तरह ही बना हुआ है। जैसा कि आपने कहा, यह हमेशा दानेदार होता है। हाँ, मुझे नहीं लगता कि हमारा दौरा किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि हम थे, लेकिन विशेष रूप से इस कारण से कि या तो एलियंस छिपे रहने का विशेष रूप से अच्छा काम कर रहे हैं या छिपे रहने का विशेष रूप से खराब काम कर रहे हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि आप चीजों को कैसे देखते हैं। आखिरकार वे अक्सर संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में रहने वाले लोगों द्वारा देखे जाते रहते हैं। इसके बारे में मेरा एक तर्क यह है कि ऐसा प्रतीत होता है कि जीव विज्ञान आवश्यक नहीं है। जीवन की परियोजना शुरू करने के प्रति मैत्रीपूर्ण। यहाँ पृथ्वी पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक बार हुआ था। जीवन एक बार शुरू हुआ था और हम उस तंत्र को नहीं जानते जिसके द्वारा वह जीवन वास्तव में सक्षम है। फिर से उठो, ऐसा नहीं है कि हम प्रयोगशाला में कृत्रिम जीवन बना सकते हैं। कम से कम हमने इसका पता नहीं लगाया है। हाँ, बोतल में चमकने वाले प्रयोगों को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। मुझे लगता है कि जब मैं एक बच्चे के रूप में बड़ा हो रहा था, हम ऐसे थे। हाँ, हम बस एक बोतल में अकार्बनिक यौगिकों का एक पूरा गुच्छा डालते हैं और हम वहां कुछ बिजली फेंकते हैं और हमें जीवन मिलता है। और यह बस है। सत्या। लेकिन हमारे सामने यह दिलचस्प चुनौती है। एक और, हाँ, वे मिलर उरे प्रयोग हैं। वे आज भी चल रहे हैं और वे इस फ्लास्क में अमोनिया और अमीनो एसिड और विभिन्न चीजें डालने और बिजली जोड़ने, यूवी प्रकाश जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखें कि क्या निकलता है। और वे फ्लास्क से कुछ भी बाहर निकालने में कामयाब नहीं हुए हैं, ऐसा कहा जा सकता है। उन्होंने साधारण कोशिकाएं भी नहीं बनाई हैं। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बनाया है जो जीवन के करीब भी प्रतीत होता हो। तो एक ओर ऐसा लगता है कि जीवन बनाना कठिन है, लेकिन दूसरी ओर भूवैज्ञानिक साक्ष्य कहते हैं कि तथाकथित देर से भारी बमबारी के बाद, और यह भूवैज्ञानिक इतिहास का वह काल है जब पृथ्वी केवल धूमकेतुओं और क्षुद्रग्रहों से भर रही थी और सौर मंडल में इन सभी पिंडों से वैश्विक प्रकार के क्रेटरिंग द्वारा निष्फल हो रही थी जो पृथ्वी से टकरा रहे थे। और इसलिए पृथ्वी किसी भी प्रकार के जीव विज्ञान के लिए पूरी तरह से अनुकूल नहीं थी जो उत्पन्न हो सकता था। लेकिन जैसे ही यह खत्म हुआ, जैसे ही यह जीवन के प्रति प्रतिकूल होना बंद हुआ, पृथ्वी पर जीवन प्रकट हुआ। और इससे पता चलता है कि जीवन जितनी जल्दी हो सके उत्पन्न होता है। तो क्या हम कहते हैं कि जीवन पैदा करना आसान है, या क्या हम कहते हैं कि इसे पैदा करना कठिन है? इस समय हम वास्तव में दिलचस्प जगह पर हैं जहां प्रगति संभव है। अरे, यहाँ एक समस्या है। तो अगर वहां कोई युवा व्यक्ति इसमें रुचि रखता है, जीवन की उत्पत्ति का भौतिकी, ये एक वास्तविक महत्वपूर्ण खुला प्रश्न है। मेरे पास प्रश्नों के लिए कुछ लोग हैं। इलाहा, यदि आपके पास एक क्षण हो तो आप अगले स्थान पर हैं। जरूर। मुझे अपने पास रखने के लिए धन्यवाद, नवल। आपसे दोबारा मिलना अच्छा लगा। मेरा प्रश्न प्राथमिकता निर्धारण और किसी के समय की रक्षा के बारे में है। मैं आपको ऐसे व्यक्ति के रूप में देखता हूं जो ना कहने में अच्छा है। इसलिए मैं जानना चाहता था, क्या आपके पास कोई मानसिक ढांचा है जो आपको यह तय करने में मदद करता है कि आपके समय के लायक क्या है और क्या नहीं, और दोषी महसूस किए बिना उन चीजों को ना कहने में मदद करता है? धन्यवाद। बढ़िया सवाल। हाँ, मैंने इसमें बहुत प्रयास किया। इसलिए मैं आपको उन दर्शकों के पास वापस ले जा रहा हूं जिनका मैंने वादा किया था। हाँ, आपके जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा रखने वाली चीजें। सबसे पहले, आप अपने माता पिता के तहखाने से बाहर निकलना चाहते हैं। फिर आप रूममेट्स के साथ रह रहे हैं। फिर आप रूममेट्स से दूर जाना चाहते हैं। फिर आप काम पर जाने के लिए गाड़ी चला रहे हैं। फिर आप आवागमन से बाहर निकलना चाहते हैं। तब आप अलार्म घड़ी की ओर जाग रहे हैं। तब आप अलार्म घड़ी से दूर जाना चाहेंगे। तब आप मूलतः अत्यधिक कैलेंडरबद्ध और निर्धारित जीवन जी रहे होते हैं। आप अपने कैलेंडर से दूर जाना चाहते हैं। फिर अंततः आप ईमेल और टेक्स्ट संदेशों से दूर जाना चाहेंगे। तो मैं इस खरगोश बिल के माध्यम से अपने तरीके से काम कर रहा हूं, और मैं फिलहाल जहां हूं वहां मैंने कैलेंडर और शेड्यूल से छुटकारा पा लिया है, और मैं ईमेल से भी पूरी तरह छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अब हर 3 दिन में एक बार अपना ईमेल जांचता हूं, और अंततः मैं उस बिंदु पर पहुंचना चाहता हूं जहां मैं अपना ईमेल कभी नहीं जांचता। और जाहिर तौर पर यह एक विलासिता है, लेकिन आप वहां पहुंच सकते हैं। आपको बस अपने जीवन को इसके अनुरूप बनाना है
और आपको समझौता न करने वाला बनना है। आपको सामाजिक दायित्वों को अस्वीकार करना होगा। आपको समय की बर्बादी करने वाली बैठकों को अस्वीकार करना होगा। आपको न कहने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपको अपना फोमो छोड़ना होगा। आपको लोगों को निराश करने और उन लोगों को अपने जीवन से बाहर करने से नहीं डरना चाहिए जो सहजता और शेड्यूल की कमी के साथ सहज नहीं है। ईमेल थोड़ा कठिन होने वाला है, लेकिन हाँ, रास्ते के हर कदम पर बलिदान शामिल है। कुछ भी मुफ्त नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आपको क्या मिलता है? आपको अपना समय वापस मिल गया। और यदि आपके पास अपना समय है, तो आपके पास सहजता है, जो मेरा तर्क है कि आपके जीवन में आनंद के पनपने में मदद करता है। आपके पास रचनात्मकता है, क्योंकि अब आपके पास उबने का समय है और सोचने का समय है। आपके पास उचित प्राथमिकता है, जहां अब आप इस बात पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं कि जो निर्धारित होता है उसके विपरीत सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। आपके पास उत्पादकता होगी, क्योंकि आप उन चीजों पर काम करने जा रहे हैं जब आप ऐसा महसूस करते हैं। इसके विपरीत जब आप किसी चीज पर काम करने के लिए मजबूर होते हैं जब आपका मन नहीं होता है और आप कहने जा रहे हैं, लेकिन रुकिए नवल, मैं यह नहीं कर सकता, मेरे पास एक काम है। और मेरा उत्तर है, ठीक है, नौकरियां बदलो। ऐसी नौकरी प्राप्त करें जहां आपका अपने समय पर नियंत्रण हो। या आप कहेंगे, मेरा अतिरिक्त समय बेकार है। यदि मैं अधिक मेहनत कर रहा हूं या अलग अलग घंटे काम कर रहा हूं तो मैं अधिक नहीं कमा सकता। फिर मैं कहूंगा, अपना करियर वहां बदलें जहां आप कर सकते हैं। या आप कहेंगे, लेकिन मेरा परिवार इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और मैं चाहता हूं अपने परिवार को फिर से प्रशिक्षित करें, अपने दोस्तों को बदलें, अपने सहकर्मियों को बदलें, लोगों को निराश करें। यदि आप उन्हें निराश नहीं कर रहे हैं, यदि आप लोगों को पीछे नहीं छोड़ रहे हैं, तो आप वास्तव में बदल नहीं रहे हैं। बदलाव भी बढ़ रहा है। विकास में परिवर्तन शामिल है। इसलिए यदि आप अधिकतम उत्पादकता, दक्षता और रचनात्मकता के साथ काम करना चाहते हैं, तो आप उन चीजों पर काम करने जा रहे हैं जिनके बारे में आप इस समय उत्साहित हैं, और आप उनसे कम कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं। जिन चीजों को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं, उन पर काम करने से बेहतर है कि आप चुपचाप बैठे रहें और कुछ न करें, क्योंकि अब आप बस पीस रहे हैं और आप अपने आप को उस समय से वंचित कर रहे हैं जिसके लिए आपको अच्छे विचारों और उचित स्थान की आवश्यकता है, ताकि आप यह पता लगा सकें कि आपको क्या काम करना चाहिए और आपको कहाँ रहना चाहिए और आपको किसके साथ रहना चाहिए। मैं अपने समय को प्राथमिकता देने और चीजों को ना कहने के मामले में पूरी तरह से निर्दयी रहा हूं। और मैं इस पर हर दिन लोगों को निराश करता हूं। और मैं ऐसा तब तक करता रहूंगा जब तक मुझे अपने समय पर पूरा नियंत्रण नहीं मिल जाता। डैनियल, आप आगे हैं। हाँ, मुझे ऊपर आने देने के लिए धन्यवाद। इसलिए मैं विकासशील दुनिया में रहता हूं और काम करता हूं। और वेब 3 रैबिट होल में समा गया, क्योंकि मैंने विकासशील दुनिया के लिए बिल्कुल नए तरीके से वैश्विक बाजारों तक पहुंचने की इस नई क्षमता की संभावना देखी। और इसलिए मैं बस दो बातें सोच रहा हूं। नंबर एक, आप वेब 3 और विकासशील दुनिया की संभावनाओं के बारे में क्या सोचते हैं? और फिर दूसरा, पैमाने का सवाल, आपको क्या लगता है कि उन समुदायों को ऊपर उठाने के लिए वेब 3 को स्केल करने में क्या लगेगा जो बड़े पैमाने पर पीछे छूट गए हैं? धन्यवाद। हाँ, मैं विकासशील विश्व चुनौतियों का विशेषज्ञ नहीं हूँ। मैं बस इतना कहूंगा कि क्रिप्टो की विकेंद्रीकृत और अनुमति रहित प्रकृति का मतलब है कि हम वित्तीय उपकरण और शासन उपकरण बना सकते हैं जिन्हें स्थानीय सरकार की शिथिलता के बावजूद अपनाया जा सकता है ना? बहुत से विकासशील देशों में समस्या निष्क्रिय स्थानीय सरकार है, हमेशा नहीं, लेकिन ऐसा बहुत होता है, और क्रिप्टो स्वशासित है। आपके पास टोकन है, आप वोट कर सकते हैं, आपके पास डीओ है, आपके पास बिजली का वितरण है, और सिद्ध निर्णय के अनुसार नेटवर्क में योगदान है। इसलिए जब तक आप पूरी तरह से डिजिटल समस्या से निपट रहे हैं, जैसे पैसा ट्रांसफर करना या स्टॉक ट्रेडिंग करना या कंपनियों में निवेश करना या ऋण जारी करना और ऋण चुकाना और इस तरह की चीजें, तो बहुत स्वाभाविक रूप से और बहुत आसानी से आप क्रिप्टो को इस तरह से अपना सकते हैं कि लोग चुन सकें कि कौन सा साधन लेना है, और इसमें सरकार शामिल नहीं है। मुझे लगता है कि ये इस अर्थ में थोड़ा जल्दी है कि पहला ऐप जिसे मैं केवल विकासशील दुनिया में ही नहीं बल्कि सभी क्रिप्टो में अपनाए जाने की उम्मीद करूंगा, वह आरक्षित संपत्ति के रूप में बिटकॉइन है। उदाहरण के लिए आप देखें कि रूस और यूक्रेन में क्या हो रहा है।
यदि आप एक अमीर व्यक्ति हैं जो अभी रूस में हैं, या यहाँ तक कि एक गरीब व्यक्ति हैं जो अभी रूस में हैं, और आप एटीएम पर कतार में खड़े हैं और आपको बताया जाता है कि आप कठिन मुद्रा नहीं निकाल सकते हैं, तो आप रूबल प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप अपने बैंक खाते में डॉलर और अपने सभी यूएसडी जमा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, भले ही आप इतने भाग्यशाली थे कि विदेशी बैंक जमा को जबरन रूबल में परिवर्तित किया जा रहा है। और जो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति अर्जित कर रहा है वह वर्तमान में रूस से भागने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वे डरते हैं शासन, और बस रूस की दरिद्रता एक निरंकुश अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, जहां सब कुछ स्थानीय रूप से उत्पादित और स्थानीय रूप से उपभोग किया जाता है, लेकिन जो अर्धचालक और सूचना प्रौद्योगिकी और चिकित्सा इत्यादि जैसी चीजों के लिए वास्तव में खराब है। तो मुझे लगता है कि रूस में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिटकॉइन को नहीं समझते हैं, लेकिन लड़के, क्या वे चाहेंगे कि उनके पास अभी बिटकॉइन होता? इसलिए मुझे लगता है कि विकासशील दुनिया में भी बहुत अधिक भ्रष्टाचारी शासन है। संसाधनों का संरक्षण करना होगा, लेकिन यह पूरी तरह झूठ है। इस बारे में मैंने एक YouTube वीडियो बनाया है, इस तथ्य के बारे में कि एक संसाधन केवल एक संसाधन है। एक बार हमें यह ज्ञान हो जाए कि यह क्यों और कैसे है। इसका एक सरल उदाहरण यूरेनियम है। यूरेनियम पिचलैंड नामक चट्टान में मौजूद है, जो अन्यथा बेकार चट्टान है जब तक कि आपके पास परमाणु भौतिकी न हो। और यह हर एक संसाधन के लिए सच है। और जो चीज किसी संसाधन को संसाधन बनाती है वह ज्ञान है, जिसे हम अनिश्चित काल तक जारी रख सकते हैं और अधिक उत्पादन कर सकते हैं। और यदि हम वह करना जारी रख सकें जो हम करेंगे, तो हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं होगी, क्योंकि हमें भविष्य में नए संसाधन मिलेंगे। और यह केवल विरोधाभासी होना नहीं है। और बहुत से लोग इस पर आपत्ति जताते हैं, और जब मैं यह कहता हूं तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन बात बस इतनी है कि हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं होने वाली है। संसाधन अनंत हैं, क्योंकि हमारी रचनात्मकता अनंत है। और इसलिए हम इस समस्या को हल कर सकते हैं कि किसी भी सीमित विशेष संसाधन के लिए कोई भी व्यक्तिगत संसाधन जो समाप्त हो सकता है, हम उसे बदलने के लिए कुछ ढूंढ लेंगे। और इसलिए हमें भविष्य के बारे में, संसाधनों की कमी के बारे में, हम किस तरह बर्बाद होते जा रहे हैं और अंततः गरीबी में चले जाएंगे, इसके बारे में निराशावादी होने की जरूरत नहीं है। वास्तव में ये बिल्कुल विपरीत है। हम अधिक धनवान होंगे, हम अधिक खुश होंगे, हमारे पास अधिक संसाधन होंगे। और इसलिए यदि आप प्रचलित दृष्टिकोण के विपरीत दृष्टिकोण अपनाने जा रहे हैं, यदि आप उन उदाहरणों को पा सकते हैं, जैसे कि विशेष उदाहरण, तो ये सिर्फ एक यादृच्छिक उदाहरण है। आप वास्तव में वह स्थिति ले सकते हैं जो केवल बहुत ही छोटे अल्पसंख्यक लोगों के पास है। ये आपके लिए निश्चित रूप से या तो दार्शनिक रूप से किसी तरह से बदलाव लाने का, या शायद इस तरह से धन उत्पन्न करने का एक अवसर है कि अन्य लोग जो निराशावादी हैं और यह नहीं सोचते कि यह संभव है, कोशिश करने से परेशान नहीं होंगे। लेकिन आप कोशिश करेंगे क्योंकि आपके पास एक अलग दृष्टिकोण होगा। हाँ, जैसा कि मैंने कहा है, जब आप बाजार में उन पर बहस कर सकते हैं तो मीडिया में उन पर बहस न करें, लेकिन अगर सच्चाई आपके पक्ष में है तो हर तरह से बेझिझक मीडिया में भी उन पर बहस करें। मुझे लगता है कि ब्रेट का अस्थिरता प्रकरण उनके सर्वश्रेष्ठ में से एक है। ये दिमाग को झुकाने वाला है। ये आपकी कई गहरी धारणाओं को चुनौती देगा। ये समीक्षा करने लायक है। मुझे चरम तेल संकट याद है, जब हर कोई कह रहा था कि हमारा तेल खत्म हो जाएगा, और फिर पता चला कि कोई शेल और फ्रैकिंग नहीं आई, और वास्तव में हमारे पास असीमित तेल है। हमने अभी अन्य कारणों से इसका उपयोग नहीं करने का निर्णय लिया है, लेकिन कम से कम निकट भविष्य में इस ग्रह पर तेल की कोई कमी नहीं है। मूलतः यह सब ज्ञान पर आधारित है। यह सब इस पर निर्भर करता है कि हम कितना जानते हैं, और जितना अधिक हम जानते हैं, हमारे पास जो कुछ है उससे हम उतना ही अधिक कर सकते हैं। हमें जिन संसाधनों की आवश्यकता है वे सभी इस पृथ्वी पर उपलब्ध हैं, सौर मंडल में, क्षुद्रग्रह बेल्ट में, सूर्य में, इस आकाशगंगा में, यहाँ तक कि खाली जगह में भी, तथाकथित खाली जगह में बहुत सारे संसाधन हैं। ये सिर्फ एक सवाल है कि हम एक पर्याप्त शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत कैसे बना सकते हैं, या एक शक्तिशाली पर्याप्त ऊर्जा स्रोत की खोज और उपयोग कैसे कर सकते हैं, जो हमें आवश्यक संसाधनों को निकालने और एक चीज को दूसरे में बदलने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को समझने के लिए उपयोग कर सकता है। डोइचे के पास धन की एक महान परिभाषा है। मैं धन को अधिक व्यावहारिक रूप से उस संपत्ति के रूप में परिभाषित करता हूं जो आप सोते समय कमाते हैं, लेकिन उन्होंने इसे सभ्यता के स्तर पर भौतिक परिवर्तनों के सेट के रूप में परिभाषित किया है जिन्हें आप प्रभावित कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि यह बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि यह दर्शाता है कि हम केवल अपने ज्ञान तक ही सीमित हैं।
इसका मतलब यह नहीं है कि आप अल्पावधि में चीजों से बाहर नहीं निकल सकते हैं, लेकिन आर्थिक प्रोत्साहन इस तरह से स्थापित किए जाते हैं कि जब तक बहुत अधिक सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है, रचनात्मकता आपको उस जाल से बाहर निकलने में मदद कर सकती है। अब इसे स्वाभाविक स्तर पर ही आगे बढ़ना होगा। जीवन में इतने सारे शॉर्टकट नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम तथाकथित स्थिरता के जाल से बाहर निकलने का रास्ता खोज सकते हैं, जो वास्तव में सिर्फ एक गहरा निराशावादी है। दुनिया कैसेंड्रा दृष्टिकोण को समाप्त कर रही है, जिसे लोग नियमित आधार पर लेना पसंद करते हैं, क्योंकि निराशावाद बौद्धिक रूप से आकर्षक है। बहुत से बुद्धिजीवी निराशावादी होते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि निराशावादी होना आपको स्मार्ट बनाता है, लेकिन लोग इसे भ्रमित करते हैं, इसलिए वे निराशावाद द्वारा अपनी बुद्धिमत्ता का संकेत देते हैं। मैं तर्क दूंगा कि निराशावाद वास्तव में विपरीत संकेत है, वह संशयवाद जो इसके साथ आता है। ये कल्पना की कमी को दर्शाता है, ये इतिहास पढ़ने की कमी को दर्शाता है, ये वास्तव में मानव प्रकृति के आर्क को देखने की कमी को दर्शाता है। और यदि आप निराशावादी या निंदक या पीड़ित मानसिकता के जाल में फंस जाते हैं, तो मैं कहूंगा कि निराशावाद और निंदक पीड़ित मानसिकता का एक सामाजिक स्तर का संस्करण है। ये पीड़ित मानसिकता से भी बदतर है। पीड़ित मानसिकता ही आपको नीचे रखती है। निराशावाद और संशयवाद, खासकर जब बहुत वाक्पटु लोगों द्वारा व्यक्त किया जाता है, समाज को नीचे रखता है, और यह इतना अच्छा नहीं है। बहुत संक्षेप में, निराशावाद भविष्यवाणी से भी बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ है। भविष्य के बारे में बात करने के दो तरीके हैं, या तो हम भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं या हम भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं। भविष्य की भविष्यवाणी करने का एकमात्र तरीका एक मजबूत वैज्ञानिक व्याख्या है, और वह वैज्ञानिक व्याख्या आपको भविष्य के बारे में कुछ दावों को तार्किक रूप से प्राप्त करने की अनुमति देती है। इसलिए भौतिकी में हम इसे नियमित रूप से करते हैं। हम मामूली तौर पर अनुमान लगा सकते हैं कि गेंद कब जमीन पर गिरेगी। लेकिन जैसे ही हम भौतिक विज्ञान से बाहर निकलते हैं, एक बार हम अर्थशास्त्र में जाना शुरू करते हैं, एक बार जब हम समाजशास्त्र और वैश्विक मामलों और यहाँ तक कि वैश्विक जलवायु जैसी किसी चीज में जाना शुरू करते हैं, तो भविष्य के बारे में अनुमान लगाना कहीं अधिक कठिन हो जाता है। और इसलिए वे भविष्यवाणियां नहीं रह जाती, वे अच्छी वैज्ञानिक व्याख्याओं पर आधारित नहीं रह जाती, और वे भविष्यवाणियां बन जाती हैं। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके नाम के बाद कितने अक्षर हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने मौसम विज्ञान में पीएचडी की है। यदि आप ये जानने का दावा कर रहे हैं कि अब से 1000 साल बाद या अब से 100 साल बाद, अब से 10 साल बाद क्या चीजें होने वाली हैं, तो आप एक भविष्यवक्ता हैं। आप वही क्रिस्टल बॉल घूर रहे हैं जैसे अतीत में लोग थे। उन चीजों में से एक जो मुझे आपके लेन हमले में पूरे वर्तमान प्रवास के बारे में परेशान करती है, जहां लोग कहते हैं आप अपने लेन में रहने के बारे में बात नहीं कर सकते। उनका मतलब यह है कि आपके पास विशेषज्ञता नहीं है, और यदि आप एक स्तर और खोदते हैं तो उनका मतलब यह है कि आपके पास योग्यता नहीं है, और यदि आप एक स्तर और खोदते हैं तो उनका मतलब यह है कि आपके पास सही शैक्षणिक मोहर नहीं है। और इसलिए जो कुछ हो रहा है वह समाज को अकादमिक साख के एक छोटे समूह में सीमित कर रहा है। जो लोग एक घेरे में हैं, वे एक दूसरे को क्रेडेंशियल्स जारी करने में झटके लगाते हैं, और वे लीक से हटकर नहीं सोचेंगे, और वे निश्चित रूप से ऐसा कुछ भी नहीं सोचेंगे जो उनके पेशे के विरुद्ध हो। इसलिए मैं जलवायु विज्ञान पर एक भौतिक विज्ञानी पर जलवायु वैज्ञानिक से कहीं अधिक भरोसा करूंगा। मैं किसी एआई शोधकर्ता पर जितना भरोसा करता हूं, उससे कहीं अधिक भरोसा एआई पर एक कंप्यूटर वैज्ञानिक पर करूंगा। सिर्फ इसलिए कि एक बार जब आप एक दृष्टिकोण को अपनी पहचान के रूप में अपना लेते हैं, तो आप ऐसा कुछ भी कहने की संभावना नहीं रखते हैं जो विरोधाभासी हो। उस अर्थ में मैं अपने ऊपर कोई लेबल लगाना पसंद नहीं करता। नहीं, मुझे लगता है कि हमें साख की वेदी पर पूजा करनी चाहिए। मानव इतिहास में बहुत सारी महान प्रगति बहुगणित के माध्यम से हुई, मिश्रण विषयों के माध्यम से हुई। प्रकृति के पास अनुशासन की कोई अवधारणा नहीं है। प्रकृति के पास विभिन्न व्यवसायों की कोई अवधारणा नहीं है। वह तो बस एक मानव निर्मित रचना है। निश्चित रूप से यदि आप ऑपरेशन करवाने जा रहे हैं, तो आप शायद किसी मेडिकल डिग्री वाले व्यक्ति को चाहते हैं, क्योंकि वहां आप कुछ गलत होने की संभावना को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रवेश की बाधा बहुत ऊंची है। लेकिन जब, उदाहरण के लिए, गहरे रुझानों और ज्ञान मीमांसा और विकास जैसी चीजों का पता लगाने की बात आती है, तो कुछ बेहतरीन काम क्षेत्र के बाहर के लोगों द्वारा किया गया है। और निश्चित रूप से रोजमर्रा के मामलों में, जैसे सरकार की सही भूमिका क्या है, खर्च का सही स्तर क्या है, कराधान का सही स्तर क्या है, क्या हमें मास्क पहनना चाहिए या नहीं, ये एक बहुभिन्न रूपी निर्णय है।
क्या हमें लोगों को टीका लगवाने के लिए मजबूर करना चाहिए या नहीं, जो कि सिर्फ एक शुद्ध जैविक निर्णय से कहीं अधिक है? ये मानव स्वतंत्रता और मानवाधिकारों पर भी आघात करता है। मुझे लगता है कि हर कोई जिसने एक स्पष्ट विचारक के रूप में थोड़ा सा होमवर्क किया है, वो अपनी राय रखने का हकदार है। और इसलिए आपके लेन हमले में बने रहना वह है जो स्वचालित रूप से मेरे लिए एक अवरोध की ओर ले जाता है, क्योंकि वे लोग अनिवार्य रूप से दुनिया को चलाने के लिए विश्वविद्यालय के शिक्षाविदों की वकालत कर रहे हैं। ओढ़नकटोला, मैं तुम्हें बात करने दूंगा। बहुत बढ़िया। उस समय का पता लगाना अविश्वसनीय रूप से कठिन है जब मैं प्रवेश करने जा रहा था और एक त्वरित चाबुक लेकर आ रहा था। लेकिन मैं पहले से कहना चाहता था कि जब आप भौतिकी और अन्य चीजों का उल्लेख कर रहे थे, तो मैं एक शर्त हार गया था कि आप फेनमैन का उल्लेख करेंगे। और इसलिए मैंने सोचा कि इसे साझा करना काफी मजेदार था। मैं फेनमैन का उल्लेख करने के इतना करीब आ गया था कि मैं यह बताने जा रहा था कि प्रकृति हमेशा सबसे लंबे टेपेस्ट्री से धागे बुनती है, और इसलिए केवल कुछ सिद्धांत हैं जिन्हें आपको समझने की आवश्यकता है। मैं ब्रेट की बात पर अमल करने जा रहा था कि व्यापक व्याख्याओं की तुलना में गहरी व्याख्याएं बेहतर होती हैं। इसलिए मुझे फेनमैन के बारे में याद दिलाने के लिए धन्यवाद। हाँ बिल्कुल। हाँ, और अंदर मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। हाँ, सादगी के साथ हाँ, तो वो एक त्वरित चाबुक था। फिर अगला जो मेरे पास था वह तब था जब आप लोग कुछ क्षण पहले चर्चा कर रहे थे, जब आप निराशावाद का उल्लेख कर रहे थे। और मैं यह कहने जा रहा था कि निराशावाद यह है कि मीडिया को किसी तरह से पैसा पैदा करने की जरूरत है। और यदि आप एक तरफा राय रखना चाहते हैं, तो लोगों की भावनाओं को मान्य करने का सबसे आसान तरीका मौजूदा मुद्दा बनाना है। और जब आप मुद्दा बनाते हैं और आप कथा बनाते हैं और फिर आप किसी की सोच को सशक्त बनाते हैं, उन्हें बताते हैं कि यह सही है क्योंकि यह जनता का हिस्सा है, अब आपने प्रारंभिक विचार को संयोजित कर लिया है, जो कि खबर है जो आप उन्हें दे रहे हैं, जो कुछ ऐसा नहीं है जिसके बारे में वे ट्यूनिंग से पहले चिंतित थे। और इसके ये मिश्रित प्रभाव हैं जो अंततः आपकी संपूर्ण मानसिक क्षमता पर नियंत्रण प्रदान करते हैं। और लोगों के पास अपने बारे में सोचने के लिए जरूरी समय नहीं है। अब ये बहुत अच्छी बात है, यह मुझे मेरे उस ढीले विचार की याद दिलाता है जो शायद गलत है, क्योंकि मैंने वास्तव में इसके बारे में नहीं सोचा है। काश आधुनिक समाज मीडिया लालच के खिलाफ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लालच डर जितना बुरा है, क्योंकि लालच के मामले में सबसे बुरी स्थिति क्या है? लालच के साथ सबसे खराब स्थिति यह है कि आप चले जाते हैं और अपने लालच के लिए कुछ करते हैं, लेकिन विशेष रूप से पूंजीवादी माहौल में परिभाषा के अनुसार आपको लगभग एक उत्पाद बनाना होता है या कुछ बेचना होता है, और यह संभवतः एक स्वैच्छिक लेन देन होता है। जिस तरह से हम डिजाइन किए गए हैं, हाँ, हम लालची हो जाते हैं, लेकिन हम केवल एक निश्चित स्तर तक ही लालची होते हैं, क्योंकि विकास में मानव धन के अस्तित्व में आने से पहले लालची होने के पुरस्कार काफी कम थे। यदि आप लालची हैं, तो आपको एक अतिरिक्त हिरण का शव मिल सकता है, आपको अतिरिक्त भोजन मिल सकता है, आपको सोने के लिए एक बेहतर जगह मिल सकती है। दूसरी ओर डर के बहुत बड़े परिणाम थे, जो यह था कि अगर आप बाघ के सामने आने पर डरे नहीं थे, अगर आपको एहसास नहीं हुआ कि चीख कब निकली, तो आपको खा लिया जाएगा, या जब पड़ोसी जनजाति ने हमला किया तो आपकी खाल उधेड़ दी जाएगी। इसलिए डरने के परिणाम ऐतिहासिक रूप से लालच के प्रतिफल से कहीं अधिक रहे हैं। यही कारण है कि मैं आंशिक रूप से सोचता हूं कि हम एक भयभीत और निराशावादी प्रजाति हैं। अब मैं इसे क्यों उठाऊं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग आपको लालच के जरिए नियंत्रित करते हैं, उनके पास वास्तव में उन लोगों की तुलना में बहुत कम शक्ति होती है जो आपको डर के जरिए नियंत्रित करते हैं। और यही कारण है कि बहुत सारा मीडिया डर के बारे में है। इसलिए यदि आप लालची होने के कारण लोगों पर क्रोधित हो रहे हैं, मैं उन लोगों के बारे में अधिक सावधान रहूंगा जो आप में डर पैदा कर रहे हैं, क्योंकि यह हमेशा शुरू होता है, अरे मैं आपको एक सार्वजनिक सेवा दे रहा हूं, आपको ध्यान देना चाहिए। और इसलिए आप उन्हें एक अच्छे व्यक्ति के रूप में देखते हैं, उन्हें सद्गुण का संकेत मिलता है, और फिर वे आपको भयभीत स्थिति में ले जाते हैं। डर स्वाभाविक रूप से क्रोध की ओर ले जाता है, क्योंकि अब आप क्रोधित हैं कि आपको एक कोने में धकेल दिया गया है, आप भयभीत हैं और इससे संघर्ष होता है। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत से आधुनिक संघर्ष जो अन्यथा टाले जा सकते थे, भय के कारण प्रेरित होते हैं। इसलिए उन लोगों से हमेशा सावधान रहें जो आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं। आमतौर पर वे अच्छे नहीं होते। वे वास्तविक और प्रामाणिक हो सकते हैं और सोचते हैं कि वे आपकी सार्वजनिक सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक समाज के रूप में हम लालची लोगों को बहुत अधिक पीछे धकेलते हैं
और हम उन लोगों को पर्याप्त रूप से पीछे नहीं धकेलते हैं जो डर पैदा कर रहे हैं। मैं यह कहने के लिए इतनी दूर जा सकता हूं और उस विचार को विस्तार से बताने के लिए मेरे पास एक प्रश्न है, लेकिन उस विचार को विस्तार से बताने के लिए मुझे लगता है कि वे भयभीत हैं, विशेष रूप से आने वाली नई प्रौद्योगिकियों के साथ। किसी ऐसे व्यक्ति को शांत करने का प्रयास करने का कोई अन्य तरीका नहीं है, यहाँ तक कि सबसे छोटा विचार भी जो किसी के मस्तिष्क में अंकुरित होने के लिए रोपित हो जाता है, वे उसे जड़ से ही काट देना चाहते थे, क्योंकि क्षमा करें, पहले ऐसा कोई पानी था जो तुम्हें पता है, उस बीज को पानी दो। और इसका कारण यह है कि वे अविश्वसनीय रूप से भयभीत हैं, क्योंकि जो प्रौद्योगिकियां कहीं से भी आई हैं, आप जानते हैं, 90 के दशक और .com बबल, जहां आपके पास यह महत्वपूर्ण नया दलित वर्ग था, जहां आपके पास इतना धन सृजन था जो पारंपरिक रूप से तेल, गैस और रियल एस्टेट और अन्य प्रकार के पारंपरिक साधनों में निहित था, जिसका अब इस नए अवसर के साथ मुकाबला किया जा सकता है, जिससे लड़ने के लिए कुछ बनाया जा सके, जो कि मुद्रीकरण और हमारी सभी जानकारी से प्राप्त धन है। इसमें मुझे लगता है कि सत्ता के लिए ये 1 या 2 दशक का संघर्ष रहा है, जहां आपके पास ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि हम लोगों का सम्मान नहीं कर सकते हैं और उन्हें अपने बारे में सोचने का अवसर नहीं दे सकते हैं, और हम उनके साथ दया का व्यवहार कर सकते हैं। मुझे लगता है कि समाज में हमारे बहुत से मुद्दे किसी और की क्षमता में विश्वास की कमी से आते हैं, ताकि किसी व्यक्ति को खुद के लिए अधिक आत्मविश्वास महसूस कराया जा सके, उन्हें नीचा दिखाया जा सके और उन्हें अपने बारे में सोचने का मौका भी न दिया जा सके, जहां अगर आप इसे सहानुभूति से बदलना शुरू करते हैं तो आप लोगों के बारे में एक अलग दृष्टिकोण रखेंगे और उन्हें क्षमताएं देंगे। लेकिन वे सत्ता के लिए लालची हैं। मुझे उन विचारों के लिए आपको धन्यवाद देना होगा। दूसरों के लिए जगह बनाने के लिए मुझे आपको एक पल के लिए उछालना होगा, क्योंकि हमारे पास समय खत्म हो रहा है। 1.5 घंटा हो चुका है और लोग शायद काफी थक गए हैं। वैसे मैं यह भी कहूंगा कि लोगों को उस विषय के बारे में सवाल पूछने में संकोच नहीं करना चाहिए जहां मेरे पास वास्तव में कुछ विशेषज्ञता है जो पैसा और संपत्ति सृजन कर रही है, क्योंकि मैंने उस पर बहुत अधिक अध्ययन किया है, या अध्ययन नहीं किया है, वह सीखा है। जहां मैं खुद को एक वास्तविक विशेषज्ञ मानता हूं, न कि केवल दर्शनशास्त्र या भौतिकी या राजनीति पर, या जहां मैं शौकिया हूं। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी लेन में ही रहूंगा, लेकिन बस बेझिझक अपने व्यवसाय या व्यावसायिक समस्याओं के बारे में प्रश्न पूछें। ठीक है, चलो जिमी को आजमाएं। अरे, अब तक की बहुत बढ़िया बातचीत। मेरा एक प्रश्न है, और जो कुछ मैंने हाल ही में घटित होते देखा है वह है वेब 3 को लेकर उत्साह और एक महान नए भविष्य के इस वादे के कारण बहुत से लोग स्पष्ट रूप से इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो बात बहुत से लोग गलत समझते हैं वह यह है कि आप एक नई अर्थव्यवस्था, एक डिजिटल अर्थव्यवस्था, एक पूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्था में नहीं जा सकते हैं और पुरानी अर्थव्यवस्था को छोड़ नहीं सकते हैं, जो कि मुझे लगता है अब बहुत सी नई कंपनियों का सपना है। तो मेरे पास सवाल यह है कि एक समाज मूल रूप से नियमों को कैसे फिर से लिखता है और पाइपर को भुगतान करता है, इसलिए बोलने के लिए, ताकि पुराने गार्डने को खत्म करने की कोशिश में अपनी आखिरी ऊर्जा खर्च न करें, क्योंकि ये एक तरह की सुरक्षा को खतरे में डालता है जिसे वे उन प्रणालियों के साथ प्राप्त करने की उम्मीद कर रहे हैं जिन्हें उन्होंने बनाया है और आज के लिए गति में लाया है। हाँ, तो हम पुराने लोगों को वेब 3 को रोकने से कैसे रोकें? मैं वास्तव में डगलस एडम्स, दिवंगत महान डगलस एडम्स का लेखक हूँ। हिचहाइकर गाइड टू द गैलेक्सी ने इसे शानदार ढंग से कहा है। मैं उनकी व्याख्या कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे 20 साल का होने से पहले जो कुछ भी हुआ वह प्राकृतिक और सामान्य है, और ठीक उसी तरह जैसे दुनिया है, और 20 और 30 की उम्र के बीच जो कुछ भी होता है वह नया और रोमांचक और ताज़ा होता है, और कुछ ऐसा होता है जिस पर मैं अपना विश्वदृष्टि और अपना करियर बना सकता हूँ, और 40 साल का होने के बाद जो कुछ भी होता है वह संदिग्ध और भयानक होता है और उस पर भरोसा नहीं किया जाता है। इसे दबाना और रोकना होगा। और यह सच है, ये मानव मस्तिष्क के काम करने का तरीका है। जब आप युवा होते हैं तो आप प्रभावशाली होते हैं। आप अवशोषित कर रहे हैं। आप दुनिया को वैसे ही लेते हैं जैसे ये आपको दी गई है। आप उस दुनिया को अपना रहे हैं जिसमें आप रहने जा रहे हैं। फिर आप इस चरण से गुजरते हैं जहां आप अवसर की तलाश में हैं। आप सीमाओं की तलाश में हैं। आप में उत्साह है। आप कुछ बनाना चाहते हैं। आप कुछ बनाना चाहते हैं। आप दुनिया को बदलना चाहते हैं। आप अपना संदेश वहां तक पहुंचाना चाहते हैं।
और इसलिए आप स्वाभाविक रूप से उम्मीद से चीजों को अवसरों के रूप में देखते हैं और फिर किसी बिंदु पर आप थक जाते हैं। आपका एक परिवार है, आपके बच्चे हैं, आप थोड़े बड़े हो जाते हैं। आप चाहते हैं कि चीजें शांत रहें। आप चाहते हैं कि वे सरल हों। आप बहुत अधिक ऊर्जा खर्च नहीं करना चाहते और स्थिरता चाहते हैं और इसलिए आप आने वाली किसी भी नई चीज को नकारात्मक नजर से, पीलिया भरी नजर से देखते हैं और इसलिए यह सिर्फ मानव स्वभाव है। हम इसे कैसे रोकें? और देखिए, जरूरी नहीं कि हम इसे रोकें। सभी परिवर्तन अच्छे नहीं होते। मुझे लगता है कि ब्रेट ने इस बारे में बात की है, लेकिन वह बदलाव जो अंतर्निहित संस्थागत ज्ञान को बहुत जल्दी नष्ट कर देता है, बुरा है। अब यह पूरी भीड़ है जो कहती है कि पूंजीवाद काम नहीं करता है। हम इसे पूंजीवाद के साथ करते हैं और आप उनसे पूछते हैं कि हम इसे किसके साथ बदलने जा रहे हैं और आपको झिंगुर मिलता है, क्योंकि हम जानते हैं कि साम्यवाद काम नहीं करता है और हम जानते हैं कि समाजवाद साम्यवाद का प्रकाश है। ये साम्यवाद की ओर बढ़ता है और शायद यह स्वीडन, डेनमार्क जैसे कुछ बहुत छोटे समाजों में काम करता है जहां वे एक समरूप जाति हैं और वे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संरक्षित हैं और वे पहाड़ों के पीछे छिपे हुए हैं और उनके पास विशाल प्राकृतिक संसाधन हैं। लेकिन वहां भी मैं तर्क दूंगा कि यह वास्तव में नवाचार और रचनात्मकता का केंद्र नहीं है। लेकिन इसकी परवाह किए बिना, इसलिए लोग पूंजीवाद से नफरत करते हैं, लेकिन उनके पास इसकी जगह लेने के लिए और कुछ नहीं है। इसलिए जरूरी नहीं कि सभी बदलाव अच्छे हों, लेकिन वेब 3 जैसा कुछ, हाँ, आप शर्त लगा सकते हैं कि वे इसे रोकने की कोशिश करेंगे। आप शर्त लगा सकते हैं कि वे इसे गैरकानूनी घोषित करने का प्रयास करेंगे। आप शर्त लगा सकते हैं कि वे इस पर नकेल कसने जा रहे हैं। यदि वे ऐसा नहीं करते तो यह वास्तव में उतना मूल्यवान नहीं होता। यह वास्तव में उतना विघटनकारी नहीं है। मुझे लगता है कि जो देश वेब 3 पर प्रतिबंध लगाने या उसे रोकने या धीमा करने की कोशिश करेंगे, वे खुद को इतिहास के गलत पक्ष में पाएंगे। उदाहरण के लिए, आज भी बहुत सी नई क्रिप्टो टोकन पेशकशें केवल गैर अमेरिकियों के लिए उपलब्ध हैं, जो कि दुखद है। आप एक अमेरिकी के रूप में बाहर कर दिए गए हैं। बहुत सारे नए उत्पादों को विदेशों में मजबूर किया जा रहा है, या जो क्रिप्टो टीमें एसीसी या सीएफटीसी के साथ समझौता कर रही हैं, वे अक्सर अपने उत्पादों को विदेशों में या उनकी संचालन टीम को विदेशों में स्थानांतरित कर देती हैं या केवल विदेशी ग्राहकों को सेवा प्रदान करती हैं। ये वस्तुतः नवप्रवर्तन को बढ़ावा दे रहा है। और इस पौराणिक कथा से पता चलता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका किसी तरह उद्यमियों का निर्माण करता है। यह सच नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका उद्यमियों को आकर्षित करता है और यह उद्यमियों को आकर्षित करता है क्योंकि वे उद्यमियों के लिए पर्यावरण से हैं या वैसे भी हुआ करते थे। और अब वे उद्यमी कम से कम इंटरनेट का वह हिस्सा जो उच्च गुणवत्ता वाला है और काम करता है तथा नवोन्मेषी है, वैश्विक है। हम भाग्यशाली हैं कि बिटकॉइन संभवतः एक अमेरिकी या अमेरिकियों के एक समूह द्वारा बनाया गया था और यूएस में फैल गया पहला। लेकिन अगर अगला बिटकॉइन या अगला ईटीएच दुनिया के किसी अन्य हिस्से में बनाया जाता है, तो हम उन अन्य देशों को अमीर बनते देखेंगे और जब तक हमें पता चलेगा कि वे ज्ञान सृजन में सबसे आगे हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि संयुक्त राज्य अमेरिका मानव इतिहास में सबसे आगे रहेगा। इसे अब तक जो हासिल हुआ है वो अभूतपूर्व स्वतंत्रता है जो इसने प्रदान की है, अधिकारों का विधेयक। लेकिन उन स्वतंत्रताओं को इस नौकरशाही राज्य द्वारा तेजी से सीमित किया जा रहा है, जिसने प्रशासकों और दरबारियों पर कब्जा कर लिया है, जो अनिवार्य रूप से यह नियंत्रित कर रहे हैं कि क्या अनुमति है और क्या नहीं। लोग एसीसी और सीएफटीसी और इन तीनों छोटी एजेंसियों को पसंद करते हैं। ये सिर्फ दूसरे नाम की पुलिस हैं जो नियम बनाती हैं, लोगों को जेल में डालती हैं, लोगों को अदालत में ले जाती हैं और इससे भी बदतर, वे जरूरी नहीं कि उन पर कोशिश भी न करें। वे मूल रूप से बैंकों और वकीलों पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं और नवप्रवर्तन को रोकने के लिए डराने वाली रणनीति अपनाते हैं। इसलिए मैंने हमेशा कहा है कि क्रिप्टो के लिए अंतिम बॉस राज्य है। ये दुनिया की सरकारें हैं और उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो प्रबुद्ध हैं और जो भविष्य को गले लगाते हैं, और आमतौर पर वे प्रबुद्ध और हताश दोनों का एक अजीब और असामान्य संयोजन है। वे खोने के बजाय लाभ पाना चाह रहे हैं। वे अतीत की बजाय भविष्य की ओर देख रहे हैं और दुर्भाग्य से मुझे लगता है कि अधिकांश पश्चिमी समाज अब अपने पतनशील साम्राज्य चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जो घूमने के लिए एक शानदार और मजेदार जगह हो सकती है। मुझे यकीन है कि रोम का पतन एक विस्फोट था, लेकिन जरूरी नहीं कि यह वह स्थान हो जहां सीमांत फल फूल रहा हो। यह वह स्थान नहीं है जहां नवप्रवर्तन होता है।
अधिक दिलचस्प चीजों में से एक जो मैंने देखी है वह यह है कि महामारी के दौरान सैन फ्रांसिस्को से लोगों का पलायन हुआ है, आंशिक रूप से महामारी के कारण, लेकिन आंशिक रूप से उनके भयानक शासन के कारण। सिर्फ एक भयानक डीए जो अपराध पर मुकदमा नहीं चलाएगा, और एक शिक्षा बोर्ड जो शिक्षा में विश्वास नहीं करता है, और इसी तरह, और सिर्फ एक बड़ी बेघर समस्या है जो कई गुना बढ़ गई है, और मूल रूप से अद्वितीय एकल पक्षीय शासन है जो कभी भी एक अच्छा विचार नहीं है, चाहे वह बाएं या दाएं हो, लेकिन इस मामले में कठोर वाम। और जैसा कि मैंने सैन फ्रांसिस्को को रहते देखा है, अंततः मुझे लगता है कि लोग वापस आना शुरू कर देंगे। दुर्भाग्य से इस मामले में वहां नेटवर्क प्रभाव बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वास्तविकता के साथ बहस करना कठिन है। लेकिन मैंने देखा है कि क्रिप्टो टीमें चली गई हैं। हाँ, अधिकांश क्रिप्टो नवाचार सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र के बाहर थे, लेकिन उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों का एक बड़ा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से बाहर आ रहा था, और इसमें कोइनबेस जैसे नियामक से लेकर डिवाइडियस जैसे डीएक्स और यहाँ तक कि सोलाना और फैटम भी शामिल थे। इनमें से बहुत सी चीजें खाड़ी क्षेत्र से निर्मित और संचालित की गईं। लेकिन अब मुझे लगता है कि यह बहुत स्पष्ट है कि बहुत कम क्रिप्टो कंपनियां संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू करने जा रही हैं। सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र की तो बात ही छोड़ दें। मुझे लगता है कि क्रिप्टो जिन्न बोतल से बाहर आ गया है। वेब 3 नवाचार अधिक से अधिक वैश्विक हो रहा है, निश्चित रूप से पूरे शहर में जा रहा है, और यह वापस नहीं आने वाला है। और मुझे नहीं लगता कि नियामकों की कार्रवाई मददगार होने वाली है। ईमानदारी से कहूं तो मैं विभाजित सरकार और गतिरोध का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, क्योंकि मैं सरकार को राष्ट्रीय रक्षा और सड़कों जैसे सार्वजनिक हितों से जुड़ी कुछ चीजों और उस तरह की चीजों में अच्छा मानता हूं, लेकिन ज्यादातर जिस पर हम पैसा खर्च करते हैं वह नहीं है। और जैसे ही कोई चीज दिलचस्प हो जाती है तो हम बड़ी संख्या में कानून पारित करते हैं। इसका मतलब है कि हम सीमा को सीमित कर देते हैं, हम अवसरों को सीमित कर देते हैं, और हम नवाचार को रोक देते हैं। पीटर थियल ने प्रसिद्ध रूप से पूछा, मेरी उड़ने वाली कारें और रॉकेट कहाँ हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार इसमें शामिल हो गई है। स्वास्थ्य सेवा, रियल एस्टेट और शिक्षा की कीमतें आसमान क्यों छू रही हैं जबकि बाकी सब चीजें गिर रही हैं? सरकार शामिल हो गई। इसलिए आमतौर पर मुझे लगता है कि इसे निजी क्षेत्र पर छोड़ देना चाहिए। और जाहिर है, सरकार को सच्ची प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए कुछ काम करना पड़ सकता है, हालांकि वे वहां भी काफी अक्षम हैं। लेकिन यह अच्छा होगा, उदाहरण के लिए, अगर उन्हें फेसबुक और ट्विटर अपने एपीआई या इस तरह की कोई चीज खोलने के लिए मिले, या यह अच्छा होगा अगर वे एप्पल के ऐप स्टोर के एकाधिकार को तोड़ दें। लेकिन मैं यह पता लगाने के लिए उन पर भरोसा नहीं कर रहा हूं कि इसे ठीक से कैसे किया जाए, या कम से कम तब तक नहीं जब तक कि गलत तरीके से बहुत देर न हो जाए वगैरह। मेरा मानना है कि जो सरकार सबसे अच्छा शासन करती है वह है जो धीरे धीरे शासन करती है, जो बहुत कम बदलाव करती है और चीजों को ठीक करने की कोशिश नहीं करती है, क्योंकि जब वह किसी चीज को ठीक करने की कोशिश करती है तो आमतौर पर उसे तोड़ देती है। टीएसए शासन को देखें जिसके तहत हम अब रहते हैं, परिवहन सुरक्षा प्राधिकरण, अब चिकित्सा औद्योगिक परिसर, हम शायद वास्तव में लंबे समय तक हवाई जहाज पर मास्क पहने रहेंगे। हवाई यात्रा धीरे धीरे धीमी होती जा रही है। वैसे भी इसका मतलब सरकार के खिलाफ कोई विवाद नहीं है, लेकिन मुझे विभाजित सरकार पसंद है क्योंकि तब यह रास्ते से हट जाती है और निजी क्षेत्र को कुछ नया करने देती है। वैसे भी शायद इस विषय पर बहुत अधिक है, लेकिन मुझे लगता है कि वेब 3, मैं डिजाइन नहीं कहूंगा क्योंकि इसे किसी एक व्यक्ति द्वारा डिजाइन नहीं किया गया है, लेकिन मैं कहूंगा कि यह इंटरनेट की एक उभरती हुई संपत्ति है और यह अति विनियमन के प्रति इंटरनेट की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया है, और इसलिए इसे विनियमन का विरोध करने के लिए डिजाइन किया गया है। और जो सरकारें वेब 3 को अति विनियमित करने की कोशिश करती हैं, वे पाएंगी कि ये उनसे दूर हो जाता है और यह अपने बड़े पैमाने पर धन सृजन और नवाचार को कहीं और ले जाता है। और यूएस अब वह डिफॉल्ट स्थान नहीं है जहां वेब 3 में नवप्रवर्तन होने वाला है। वेब 3 में नवाचार के लिए डिफॉल्ट स्थान इंटरनेट है और इंटरनेट हर जगह है। मानव इतिहास में पहली बार हमारे पास आलोचना की परंपरा नाम की चीज है, जो शायद प्रबुद्धता की परिभाषित विशेषता है। शेष मानव इतिहास के लिए कोई भी परंपरा चीजों को समान रखने की थी। परंपरा यही है, आप परंपरागत रूप से एक ही चीज को बार बार करते हैं। लेकिन विशिष्ट रूप से हमारा समाज, जिससे मेरा मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया से है, हमारे पास आलोचना की यह परंपरा है जहां समय के साथ चीजें बदलती हैं और यह टिकाऊ है और यह स्थिर है और यह सचमुच अनोखा है। और मैं अब इसका उल्लेख उस संदर्भ में कर रहा हूं जो आप अभी कह रहे हैं, क्योंकि अब इस पर बहुत सारे हमले हो रहे हैं।
आलोचना की परंपराओं पर बहुत सारे हमले हो रहे हैं। लोग रद्द संस्कृति में शामिल हैं। लोग कह रहे हैं कि हमें इसे, उसे या किसी अन्य को सेंसर करना चाहिए। लोग ऐसे नियम लागू कर रहे हैं जहां उन्हें नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये सभी आलोचना को रोकने, नए आविष्कार को रोकने का काम करते हैं और ये ज्ञान विरोधी विचार हैं और हमें इनसे सावधान रहना होगा। और यदि आपके पास किसी चीज के खिलाफ खड़े होने का मौका है तो अति नियमन के खिलाफ खड़े हों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी भी तरह के हस्तक्षेप के खिलाफ खड़े हों। दुर्भाग्य से मेरे लिए, एक बाहरी व्यक्ति के रूप में, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में सबसे निराशाजनक बात यह है कि इतने सारे अमेरिकी कितने अमेरिकी विरोधी हैं। वे वास्तव में अभिव्यक्ति की आजादी जैसी चीजों के खिलाफ हैं। बेशक उनमें से सभी नहीं, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका की यह अनूठी विशेषता है जो हमारे पास अन्यत्र नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में बोलने की आजादी नहीं है। हम में से कुछ लोग दावा करते हैं कि हम ऐसा करते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हमारे पास अमेरिका की तरह अधिकारों का विधेयक नहीं है। तो आपको वास्तव में इसे महत्व देने की आवश्यकता है और आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आप आलोचना की उस परंपरा में हैं। आप प्रारंभिक प्रबुद्धता विचारकों और दुनिया के सभी देशों का अनुसरण कर रहे हैं, फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका प्रबुद्धता के सर्वोत्तम हिस्सों को संरक्षित कर रहा है। दुर्भाग्य से उस परंपरा के अन्य लोग भी उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं। हाँ, पहला संशोधन और दूसरा संशोधन संयुक्त राज्य अमेरिका में काफी अद्वितीय हैं और समय समय पर कुछ लोग मेरे उल्लेखों से उत्तेजित हो जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैं वास्तव में स्वतंत्र हूँ और वे कुछ यूरोपीय देश सम्मिलित करेंगे, और उत्तर है नहीं, आप नहीं हैं। तथाकथित कानून के विरुद्ध बातें कहने पर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। वैसे भीड़ भरे थिएटर में आग लगना भी बुरा कानून है। अधिकांश लोग आपको बताएंगे कि युद्ध में ड्राफ्ट को चकमा देने के संदर्भ में ऐसा किया गया था। ये एक बुरा फैसला था और शायद आज टिक नहीं पाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वतंत्र भाषण कम से कम संवैधानिक रूप से बहुत संरक्षित है, लेकिन कुछ सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा मीडिया पर एकाधिकार के कारण जो स्वयं राजनीति में संलग्न हो जाते हैं क्योंकि वे संचार की धारा 230 द्वारा संरक्षित हैं। शालीनता अधिनियम जो उन्हें प्रकाशकों के रूप में उत्तरदायी नहीं बनाता है, भले ही वे सेंसर करते हैं और चुनते हैं कि उनके मंच पर क्या सामग्री जाएगी। उन्हें सरकार से यह अजीब सुरक्षा मिलती है जो बाल पोर्न को रोकने के लिए थी, लेकिन बाद में इसका दुरुपयोग किया गया और इसका इस्तेमाल किया गया ताकि अब दूसरी श्रेणी के असफल पत्रकार इन सभी अलग अलग प्लेटफॉर्मों के लिए ट्रस्ट और सुरक्षा टीमों में शामिल हो जाएं। और फिर वे हमें बताते हैं कि वे क्या सोचते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। तो अब सारा विमर्श और रचनात्मकता, बहस और आलोचना इस पर केंद्रित हो गई है कि इनमें से किसी एक मंच पर एक दोयम दर्जे का असफल पत्रकार क्या सोचता है। और निश्चित रूप से वे सिर्फ शिक्षाविदों को सुनने जा रहे हैं। आप जानते हैं, किसी के पास भी उनके नाम पर पीएचडी, जो सर्कुलर रीजनिंग में किसी अन्य पीएचडी द्वारा पारित बीएस क्रेडेंशियल है। इसलिए मैं उन्हें बाहर बुलाने से नहीं डरता क्योंकि मुझे लगा कि मैं किसी भी समय रद्द कर दूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बोलने की आजादी पर हमले आधुनिक तकनीक और आधुनिक समाज की सबसे घृणित विशेषता है। और तथ्य यह है कि ट्विटर और फेसबुक इतनी बार और इतनी स्वतंत्र रूप से सेंसर करते हैं। अगर मैं किसी को अस्तित्व से बाहर होने की कामना कर सकता हूं, तो मैं विश्वास और सुरक्षा टीमों और उनकी नौकरियों को अस्तित्व से बाहर करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि इन प्लेटफॉर्मों में सेंसरशिप की कोई जगह नहीं है। यदि वे हमें ब्लॉग सूचियां प्रकाशित करने और सदस्यता लेने दें तो हम अपनी देखभाल करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। हम अपने स्वयं के संपादक चुन सकते हैं। हम व्यक्तिगत आधार पर अपने स्वयं के खातों को म्यूट और ब्लॉक कर सकते हैं और उन्हें उन लोगों के साथ साझा कर सकते हैं जिन पर हमें भरोसा है। और यह पूरा विचार कि हमें बच्चों की देखभाल करने की जरूरत है बिल्कुल बेतुका है। और मुझे लगता है कि इतिहास इन लोगों को बहुत ही निर्दयी दृष्टि से देखेगा। और हम अगली बार आपसे मिलेंगे। अब मुझे लगता है कि शायद मुझे इसे खत्म कर देना चाहिए। यह है 45 घंटे तक चला। सभी से मिलना जुलना अच्छा रहा। शामिल होने के लिए धन्यवाद। आशा है यह उपयोगी था। मुझे लगता है कि अगर मैंने यह गलत नहीं किया तो मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया। इसलिए लोगों को इसे दोबारा चलाने में सक्षम होना चाहिए। मुझे यकीन है कि कोई इसे YouTube पर डाल देगा। यदि आप इसमें से ट्वीट करने जा रहे हैं तो कृपया अंशों पर दया करें, संदर्भ को दोहराने का प्रयास करें। और याद रखें, यदि आप स्ट्रोमैन जा रहे हैं तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा।
इसलिए दयालु बनो। आप सबको धन्यवाद। ब्रेट, विशेष रूप से उपस्थित होने और भाग लेने के लिए धन्यवाद। और सबका ख्याल रखना। और जोसेफ से माफी चाहता हूं। शुरुआत में जब मैं नियंत्रणों का पता लगाने की कोशिश कर रहा था तो गलती से मैं उछल गया। अपना ध्यान रखना।